आज के हमारी प्रवक्त्री डॉक्टर सुजाता चौधरी जी की। आज दूसरे दिन पर हम आरोग्य के बारे में आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या और ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर सुजाता चौधरी, श्री संतपाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, उत्तराखंड से। उन्होंने BA MS पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान, देवप्रयाग, हरिद्वार से किया है और MD उन्होंने मास्टर डिग्री की है काय चिकित्सा पर। हमारा जो शरीर है उसे हमारी आयुर्वेद की भाषा में काय चिकित्सा कहते हैं और काय चिकित्सा पर उन्होंने MD किया है। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है। आगे की बात मैं बताऊं तो वो भी उन्होंने उत्तराखंड से ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हमारा जो गुरुकुल परिसर में है उत्तराखंड में, वहां से MD किया है। अभी तक उनका 10 जैसे ISSN शोध पत्र उन्होंने लिखा है और प्रकाशित हुआ है। उनकी एक बहुत अच्छी बुक विष चिकित्सा पर है, जिनका टाइटल है, पुस्तक है सुश्रुतीय अगध तंत्र। पुस्तक का टाइटल है सुश्रुतीय अगध तंत्र। गद माने जहर, विष, और अगध माने जहर से मुक्त रहने वाला तंत्र। इस प्रकार उनका हम अनुवाद करेंगे और समझेंगे। सुश्रुतीय अगध तंत्र, विष चिकित्सा पर आधारित यह पुस्तक हम सबको भी आगे जाके मिले, ऐसा हम प्रयास करेंगे। 2 पुरस्कार उन्होंने ये छोटी उम्र में पाए हैं। एक पाया है केरल कोलम स्थित अमृत यूनिवर्सिटी से और दूसरा पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी में से बृहत्तरी के बारे में। 2 छोटे छोटे पुरस्कार, लेकिन इतने आयु में भी ये पुरस्कृत होना, पुरस्कार प्राप्त करना बड़ी बात है। उनकी 2 YouTube चैनल है, सबसे बड़ी और सबसे अभी के अभी चेक करने वाली, और उनमें से कुछ उपलब्धियां मिले। ऐसी बात यह है कि आप उनकी स्वास्थ्य संबंधी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या की, क्या खाना नहीं चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसकी साथ क्या खाना चाहिए, ये सब की बात आरोग्य वेदिका करके उनकी एक YouTube चैनल है। इनमें आप प्रतिदिन प्रतिक्षण डॉक्टर सुजाता को देख सकते हैं। और उनकी एक दूसरी चैनल है, YouTube चैनल, जो प्योरली वैद्यकीय बाबतों पर आधारित है, जिनमें उन्होंने चक्रपाणी टीका अनुसार चरक संहिता को मूल श्लोकों के साथ विस्तार से समझाया है। ये उनकी यूनिवर्सिटी के शोध छात्र और छात्र को लिए है। फिर भी हम देख सकते हैं कि इसमें कैसे श्लोक का ट्रांसलेशन किया जाता है, किस प्रकार उसको समझाया जाता है, इसकी धीरे धीरे प्रणाली हम तक कैसे पहुंचती है। तो इस प्रकार छोटी उम्र में बहुत बड़े काम किए वाली डॉक्टर सुजाता चौधरी जी को मैं KCG और गुजरात राज्य के उच्च शिक्षा विभाग से हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं और हम सबके साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत हर्ष की अनुभूति करता हूं। कुछ भी विलंब न करते हुए अब हम उनका व्याख्यान सुने और दिन प्रतिदिन आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और ऋतुचर्या भी कैसी होनी चाहिए। ये ऋतुचर्या शब्द आए तब भी बड़ा टेंशन हो जाता है। हम सब गुजराती ज्यादा इसमें जुड़े हैं, तो मैं एक बात ये भी बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में मधुमेह के दर्दी गुजरात में ज्यादा है, क्योंकि मीठा खाना हमारा एक दैनिक व्यवहार हो गया है। इन सब से जुड़ते हुए मैं सुजाता जी को आज वो अनुरोध भी करता हूं कि ये बात भी आप बीच बीच में ले ले कि मधुमेह से कैसे हमें छुटकारा मिले। ऐसी कौन सी छोटी छोटी तरकीबें हैं जो दिन में 2-4 बार भी की जाए, जिसको हम घरगथ्थु उपचार कहते हैं। तो मधुमेह न हो गया है, इसे मिटाने में तो बहुत बड़े बड़े लोग आज जूझे हुए हैं, फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो नहीं हो, और हो तो कैसे कम किया जाए, ये सभी आप बताए। समय न लेते हुए आपका पुनः एक बार गुजरात राज्य के उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हमारे KCG में स्वागत है। ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में दूसरे व्याख्यान में हम आपको स्वागत करते हुए आपको व्याख्यान के लिए अनुरोध करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मुझे आपने आमंत्रित किया, मंच दिया और इतने सारे लोगों तक मेरी बात पहुंचे,
इसके लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। दूसरी बात की आपने अभी तारीफ ही इतनी कर दी है तो अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या ठीक से सभी लोग समझ पाए। तो समय नष्ट ना करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ इस बात से कि आयुर्वेद के उद्देश्य क्या है। आयुर्वेद जो लिखा गया, जो आयु का वेद जिसको कहा जाता है, उसके दो उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी जो स्वस्थ लोग हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। और दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी जो रुग्ण हो गए हैं उनकी दिनचर्या में, ऋतुचर्या में, खान पान में किसी भी तरीके की समस्या थी जिससे वो रुग्ण हो गए हैं। जैसा अभी आपने बतलाया कि मधुमेह के रोगी बहुत उधर मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कारण हमारी दिनचर्या में, खान पान में ही है। जब हम उन बातों को नहीं जानते तो हम रुग्ण हो जाते हैं। और वो दूसरा उद्देश्य आयुर्वेद का दूसरा उद्देश्य। पहला उद्देश्य हमेशा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और आयुर्वेद के सभी ग्रंथों की शुरुआत जो है वो इसी हिस्से से होती है, दिनचर्या से, ऋतुचर्या से, वेगों से संबंधित। यानी ऐसे कौन से वेग हैं जिनको हमें धारण नहीं करना चाहिए, किनका धारण करना चाहिए। अध्यात्म विद्या का बहुत ज्यादा उल्लेख आयुर्वेद में है, सद्वृत्त का उल्लेख है। सद यानी ऐसे आचरण जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनको अपनाना ही चाहिए हमें, जिनका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हर तरीके से हमारे शरीर पर पड़ता है। तो ये सारी बातें आयुर्वेद में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम जो पहला उद्देश्य है उसके तहत बतलाई गई हैं। और अभी तक जितना मुझे पता है दूसरी किसी भी चिकित्सा पद्धति में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम इस बात को लेके कोई भी ऐसा बड़ा विज्ञान या शास्त्र देखने को नहीं मिलता जो हमें बीमार ही ना हो उसके लिए सिखलाए। तो ये एक बहुत बड़ा जो अभियान हमारा चल रहा है आयुर्वेद को समझने का, समझाने का, उस कड़ी में अगर हम सबसे पहले दिनचर्या के ऊपर आते हैं तो दिनचर्या का अर्थ क्या है। देखिए, अगर हम दिनचर्या, ऋतुचर्या को समझ ले, खान पान को जान ले, तो मधुमेह ही नहीं, कोई भी बीमारी, सिर्फ काल के प्रभाव की जो कुछ बीमारियां होती हैं उनको अगर हम छोड़ दें, या कुछ एक्सीडेंटल कॉज की वजह से कोई बीमारी हो जाती है उनको छोड़ दें, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमें होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। और आज जितनी भी बीमारियां विश्व में होती हैं, अगर आप जानते हो तो उसके 60% बीमारियां सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज के कारण होती हैं। और 40% बीमारियां WHO के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ मृत्यु होती है इनकी वजह से। जितनी भी मृत्यु होती है उन मृत्युओं का जो अनुपात है लगभग 55-60% लाइफस्टाइल डिजीजेस के कारण, जिनमें कि हार्ट डिजीज आती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिनमें हार्ट ब्लॉकेज की समस्या होती है, मोटापा, डायबिटीज और ऐसी बहुत सारी बीमारियां, कैंसर, ये खुद एक लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर आता है। तो इन बीमारियों के कारण जो मृत्यु का अनुपात है पूरे विश्व में, वो सारी मृत्युओं का लगभग 55 से 60% है। तो अगर हम सिर्फ इतना सीख लें तो आप सोचिए कितना बड़ा जो बर्डन है डिजीजेस का पूरे विश्व पर से वो कम हो सकता है। और अब जो दूसरा हिस्सा है 40% का, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस जिसमें आती हैं, जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों में भी आयुर्वेद की अगर इस हिस्से को अपनाया जाए तो क्या लाभ होगा। हमारी जो व्याधि क्षमत्व है, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस इम्यूनिटी के नाम से बतलाता है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शियस डिजीजेस या तो होंगी नहीं, अगर हुई तो ऐसी नहीं होंगी जिनसे हम मृत्यु की तरफ चले जाएं। मतलब हमारा ठीक होना बहुत आसान हो जाएगा अगर हमारा व्याधि क्षमत्व अच्छा है। तो ये दो बातें मैंने बतलाना इसलिए जरूरी समझा ताकि आप गंभीरता से आगे का विषय समझें और सीखें दिनचर्या और ऋतुचर्या से संबंधित। अब आते हैं दिनचर्या पर। दिनचर्या यानी दिने दिने चर्या, प्रतिदिन चर्या आचरण कैसा रखना चाहिए हम, यानी सोना, जागना, नहाना, खाने पीने में क्या चीजें हमें ज्यादा सेवन करनी चाहिए प्रतिदिन में,
व्यायाम हमें कैसा करना चाहिए, रात में कब सोना चाहिए, दिन भर में हमें कब क्या करना चाहिए, ये पूरा शेड्यूल जो है ये दिनचर्या के अंतर्गत आता है। अब दूसरा जो हिस्सा है ऋतुचर्या, यानी जब मौसम बदलता है उसके अनुरूप उस दिनचर्या में थोड़े बहुत क्या बदलाव करने चाहिए, वो ऋतुचर्या के अंतर्गत आता है। तो अगर हम सिर्फ दिनचर्या और ऋतुचर्या को अच्छे से समझ के फॉलो करना शुरू कर दें तो लगभग 80% रोगों से हम बच सकते हैं। तो दिनचर्या को सीखने के लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा प्रकृति को, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहता है। अगर हमने प्रकृति को जान लिया और प्रकृति के साथ तालमेल बनाना सीख लिया अपने शरीर का, तो इसका मतलब हम ठीक दिनचर्या की तरफ जा रहे हैं और हमें बीमारी नहीं होगी, ऐसे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रकृति को हम कैसे समझेंगे? जैसे हम आयुर्वेद 3 हिस्सों में इस प्रकृति को बांटता है, एक सूरज, एक चांद और एक हवा। तो सूर्य जो है वो हमें गर्मी देता है, चंद्रमा जो है वो हमें शीतलता देता है और हवा सारी गतिविधियों को कराता है। ठीक इन्हीं तीनों के जो प्रतीक स्वरूप हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, उनका नाम है वात, पित्त और कफ। फिर से बोलती हूं मैं, वात, पित्त और कफ। जो बाहर हवा है वो कैसे काम कराती है? जैसे कपड़ों को सुखाने का काम कराती है, किसी भी तरीके की गति कराती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जितनी भी गतियां होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। और सूखापन, रूखापन जिस दोष के कारण आता है वो वायु है। जिनकी प्रकृति में वायु होगा ज्यादातर, उनका शरीर दुबला पतला ज्यादा होगा, वो हमेशा एक्टिव रहेंगे। वो क्यों? क्योंकि वात दोष उनकी प्रकृति में कारण था। अब प्रकृति कैसे बनती है? जब गर्भ धारण करती है कोई भी माता, तो उस समय जो पिता के बीज और माता के बीज में जो दोष होते हैं उन्हीं से, और साथ में जैसा मौसम बाहर चल रहा है, माता पिता को कोई बीमारी तो नहीं है, वो स्वस्थ हैं, तो उन सभी का असर जो है वो माता और पिता के बीज पर पड़ता है और उसी से गर्भ की प्रकृति बनती है। तो बहुत साइंटिफिक चीज है ये, और इसी को आयुर्वेद में गर्भ संस्कार के नाम से जाना जाता है। यानी जब भी गर्भ धारण करना हो तो उसके 2 महीने पहले से क्या खान पान रहना चाहिए, कैसा मानसिक आचरण होना चाहिए, उन सभी बातों को यदि ध्यान में रखा जाए तो गर्भ की प्रकृति बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये तो अलग बातें हुई। अब हम वापस से वात, पित्त, कफ के ऊपर आते हैं। मानिए अब हमारी प्रकृति बन चुकी है वात, पित्त, कफ में से कुछ, लेकिन फिर भी दिन भर के जो दोष हैं उनका असर सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? पूरे दिन को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक सुबह का हिस्सा जिस समय पर ठंडक रहती है, यानी सूर्योदय के बाद से जब तक सूर्य का प्रकोप ज्यादा नहीं हो जाता तब तक कफ का काल माना जाता है, यानी शीतलता उस समय पर रहती है। और कफ का काम हमारे शरीर में क्या है? कफ का काम हमारे शरीर में है गति, जितनी भी गतिविधियां हैं उनको मंद कराना। तो इसलिए आपने कभी भी देखा होगा सुबह जब हम उठते हैं तो हमें बहुत ज्यादा विचार, मानसिक विचार नहीं आते हैं, हमारा मन स्थिर होता है। साथ में और कफ से संबंधित समस्याएं जो ज्यादातर होती हैं वो सुबह के समय होती हैं। जैसे कई लोगों को नजला, जुकाम आपने देखा होगा अक्सर रहता है, वो सुबह के समय ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे सूरज का प्रकोप होना शुरू होगा वैसे वैसे गर्मी होनी शुरू होगी, प्रकृति में पित्त यानी प्रकृति में गर्मी बढ़ेगी, वैसे ही हमारे शरीर में पित्त बढ़ने लगेगा। और पित्त के क्या काम है हमारे शरीर में? पित्त के काम है हाजमे को अच्छा बनाना, यानी जितने भी हमारे
डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको अच्छे से सिक्रीट कराना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना काम अच्छे से करें ऐसा करवाना, ये काम पित्त के हैं। अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है या उसका प्रकोप कम होना शुरू होता है, जैसे कि लगभग 2-3 बजे के बाद से, 3 बजे के बाद से, तो वो हिस्सा वात, उस प्रकृति में उस समय वात बढ़ता है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, या अगर अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया तो अब जरूर मैं चाहूंगी आप करें। आंधी वगैरह जितने भी तूफान आते हैं वो अक्सर शाम के समय आते हैं, क्योंकि प्रकृति में उस समय वात, वायु जो है वो प्रबल रहता है। और ठीक वैसा ही हमारे शरीर में भी होता है, उस समय हमारे शरीर में वात प्रबल होता है। और वात के काम क्या है? गति कराना। तो शाम के समय अक्सर उतनी अच्छी पढ़ाई हम नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि दिन भर हम ऑफिस में रहते हैं या किसी भी तरीके के अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, शाम तक आते आते हमें बहुत थकान होने लगती है और किसी भी तरीके की पढ़ाई का मन हमारा नहीं करता है, स्थिरता हमारे शरीर में या मन में नहीं रहती। वो इसीलिए क्योंकि शाम के समय वात बढ़ता है हमारे शरीर में। तो एक बात क्लियर हुई, दिन के 3 हिस्से हम करेंगे। शुरू के हिस्से में कफ बढ़ेगा, बीच के हिस्से में पित्त बढ़ेगा और आखिरी के हिस्से में वायु बढ़ेगा। अगर हम इनको जान लें तो हम दिन भर के आचरण भी वैसे ही करेंगे और हमारे शरीर में व्याधियां नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ तालमेल हमने बिठा लिया। अब इसी तरह रात को भी हम समझते हैं, रात को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे ही रात शुरू होती है तो उस हिस्से को आयुर्वेद में कफ का काल बोला गया है। हम कितने भी थके हुए क्यों ना हो, अपने काम से घर लौटे हो, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, हमने कुछ भोजन इत्यादि कर लिया होता है, तो उस समय पर हमारे मन में फिर से स्थिरता आने लगती है। जो बेचैनी या जिसको हम बोले थकान का जो अनुभव था, वो जैसे ही रात शुरू होती है उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है और नींद हमें महसूस होने लग जाती है 9-10 बजे के करीब करीब प्राकृतिक रूप से। अभी आजकल तो ऐसा हो गया है कि किसी भी वजह से हमारी दिनचर्या ठीक नहीं रहती, इसलिए काफी लेट तक जो हम रात्रि जागरण करते हैं, जो कि ठीक नहीं है हमारे शरीर के लिए। प्रकृति का नियम है कि कफ का काल आएगा रात में और उसकी वजह से हमें नींद भी आनी शुरू होगी। तो अगर उस समय पर हम सो जाते हैं तो बड़ी गहरी नींद हमें आती है। कफ के काल में अगर हम सोए तो बहुत गहरी नींद आएगी। अगर हम नहीं सोए तो रात के बीच के हिस्से में पित्त का काल शुरू हो जाता है। फिर आपने भी महसूस किया होगा, कई बार हम नहीं सोते तो फिर रात में देर रात हमें भूख लगती है, क्योंकि पित्त का काल शुरू हो गया है। और साथ में हमारा दिमाग जो है वो ज्यादा काम करने लगता है, शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है अगर हम नहीं सोते हैं तो पित्त के काल में ऐसी समस्याएं होती हैं। और फिर 1-2 बजे बहुत ज्यादा थकान की वजह से जब दिमाग थक जाता है तो फिर हमें बाद में नींद आती है, क्योंकि एक बार 11-12 बजे का समय बिता दिया तो फिर पित्त के काल में नींद अच्छे से नहीं आती। तो इसलिए रात में सोने का नियम हमें कफ के काल में बनाना चाहिए, ताकि हमें गहरी नींद आए और पूरी नींद आए। गहरी नींद आएगी तो उससे फायदा क्या होगा? 2 चीजें होती हैं। भोजन के संबंधित 2 बातें आयुर्वेद में बताई हैं कि अगर हम सुबह से लेकर शाम तक, यानी दिन का जो समय है, जब सूर्य रहता है प्रकृति में, सिर्फ उसी के बीच में खाएंगे तो वो भोजन अच्छे से पचेगा। क्यों? क्योंकि हमारी पाचन क्षमता उस समय पर अच्छी होती है और हमारे हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होती है वो ज्यादातर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ रहती है। क्यों? ताकि जो भी भोजन हमने किया वो अच्छे से पचा, और पचने के बाद क्या होगा? पचने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे रक्त में, उसके जो भी पोषक तत्व हैं वो घुल जाते हैं। जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल, जो चीजें भी हमने दिन भर में भोजन से ली वो हमारे रक्त में मिल गई हैं। अब रात को जब हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देंगे, यानी हम कुछ भी नहीं खाएंगे, तो उस समय हमारे जो ब्लड की सप्लाई है वो ज्यादा हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में जाती है।
यानी जितने भी बाकी के सेल्स या ऑर्गन्स हैं, बजाय डाइजेस्टिव सिस्टम के, उससे क्या होगा, जब ब्लड सप्लाई वहां पर जाएगी तो उस रक्त में जितने भी पोषक तत्व थे जो दिन भर के भोजन से हमने लिए थे, रात में वहां पे रिपेयरिंग करने का काम वो करेंगे। यानी जो भी क्षति हुई है दिन भर में, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो एनर्जी लगती है, अब उस एनर्जी को रीगेन भी करना है ना हमें। तो हर सेल का जो हर सेल के अंदर कुछ क्षतिपूर्ति जो होगी, जितना भी डिस्ट्रक्शन सेलुलर लेवल पे हुआ होगा, जो नई एनर्जी का निर्माण होगा, वो तभी होगा जब हम रात में कुछ नहीं खाएंगे और हमारे शरीर को हम आराम देंगे, हमारे हाजमे को हम आराम देंगे। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि दिन में खाना है, रात को नहीं खाना। क्यों? क्योंकि रात में हमें पोषक तत्वों को लेना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, रात में भी जागेंगे या खाएंगे, तो एक तो हमारा हाजमा ठीक नहीं होगा, क्योंकि रात में प्रकृति के प्रभाव की वजह से हमारा हाजमा एक्टिव नहीं होता, और ऐसे में हम खाएंगे तो वो भोजन अच्छे से नहीं पचेगा। अच्छे से नहीं पचेगा तो बिना पचा हुआ वो भोजन कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे शरीर में कराने लगेगा, और साथ में जो क्षतिपूर्ति होनी थी वो भी पूरी नहीं होगी। तो ऐसे में वात दोष बढ़ने लगेगा, रूखापन आ जाएगा शरीर में, और उधर हो सकता है मोटापा भी बढ़ने लगे। तो ऐसी अलग अलग तरीके की समस्याएं होने लगेंगी। और जैसे कि डायबिटीज है, ऐसे केसेस में या मोटापे में इस तरीके के रोगी कुछ ना करें, 7 बजे से पहले अपना भोजन करने का नियम बना ले रात का। तो सिर्फ इतना करने से उनका शरीर में कफ काल में अगर वो भोजन करेंगे, क्योंकि मधुमेह जो बीमारी है इसके 2 तरीके के रोगी होते हैं। एक रोगी ऐसे होते हैं जो मोटे होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, ऐसा मधुमेह ठीक हो सकता है 100% आयुर्वेद के अनुसार। दूसरे रोगी होते हैं जो दुबले होते हैं, जिनको इंसुलिन की अक्सर जरूरत पड़ती है, उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो मोटे होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब हमारे शरीर में फैट सेल्स जो हैं वो इतने ज्यादा जमा हो जाते हैं कि फैट सेल्स जो हैं वो कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। हमारी बॉडी के हर सेल का कुछ खास काम होता है शरीर में, ऐसे ही जो फैट सेल्स होते हैं उनका भी कुछ खास काम होता है। वो कुछ ऐसे तत्व सिक्रीट करते हैं हमारे शरीर में, रिलीज करते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट मतलब उसको नियंत्रण में रखने का काम करते हैं। साथ में जो ग्लूकोज हमें भोजन से मिलने वाला है, भोजन पचा और ग्लूकोज हमारी मांसपेशियों में जाएगा, तभी हमें एनर्जी मिलेगी, हम एक्टिविटी कर पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए मांसपेशियों को एनर्जी मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो ग्लूकोज नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा मांसपेशियों में और फैट सेल में? क्योंकि फैट सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो इसलिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में से जो ग्लूकोज है उसको हमारे फैट और मसल्स तक लेके जाना। इंसुलिन एक बस की तरह है। जैसे हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम कहीं यात्रा में जा रहे होते हैं, तो हम बस में बैठेंगे और जहां हमें जाना है वहां हम उतर जाएंगे। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा कहीं पर भी शरीर में, मोटापा नहीं होगा, फैट सेल्स बिल्कुल ठीक होंगे, तो जैसे ही इंसुलिन अपने ऊपर बिठा के उस ग्लूकोज को लेके जाएगा और जहां उसको पहुंचना है फैट और मसल सेल्स तक, वो पहुंचेगा और उन सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा, अंदर चला जाएगा और अपना काम अच्छे से करेगा। हमें एनर्जी महसूस होती रहेगी और किसी भी तरीके की ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा रक्त में ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच गया जहां उसको जाना था। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में बाधा आ जाए, यानी हमारे जो फैट सेल्स हैं वो विकृत हो चुके हैं, बहुत ज्यादा फैट बढ़ गई है, फैट का साइज भी बढ़ गया और फैट सेल्स की मात्रा भी बढ़ गई, तो अब जहां हमें जाना था, हम बस में तो बैठ गए, इंसुलिन तो ठीक है हमारे शरीर में, उसने ग्लूकोज को अपने साथ ले भी लिया, लेकिन जहां उसे पहुंचना था उस घर का दरवाजा बंद है। अगर बंद है तो वो ग्लूकोज अंदर कैसे जाएगा? और जब तक ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा हमें एनर्जी महसूस नहीं होगी। इसलिए जो डायबिटीज के मरीज जो मोटापे से भी ग्रस्त रहते हैं, उसके बाद ही उन्हें डायबिटीज होती है, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस
महसूस होता है शरीर में से, और बहुत तरीके की दिक्कतें होती हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसका मूल क्या है? मोटापा बढ़ना। मोटापा क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारी दिनचर्या ठीक नहीं थी, हमने भोजन में कुछ समस्या करी। तो इसलिए अगर डायबिटीज के रोगी रात में समय से भोजन करना शुरू करते हैं 7 बजे से पहले, और चीजें भी उन्हें करनी होंगी, लेकिन ये सबसे पहली चीज है जो करनी चाहिए, ताकि कफ के काल में अगर हम भोजन करेंगे तो ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ेगा, खाना अच्छे से नहीं पचेगा, जो रेजिस्टेंस होना था वो और ज्यादा हो जाएगा, फैट सेल्स ही ज्यादा बनने लगेंगे, पोषक तत्व अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो ये एक सामान्य सी थ्योरी है, और ये आयुर्वेद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। आज मॉडर्न मेडिसिन के जो साइंटिस्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और जो बायोलॉजिकल क्लॉक की वो खुद भी अब बात करते हैं, और वो इन सब चीजों को बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं रिसर्च करने के बाद। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है, वो करेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। अब हम फिर से आते हैं अपने उसी प्रकरण के ऊपर कि रात में हमें नहीं खाना, कोशिश करनी है कि दिन के समय तक 7 साढ़े 7 बजे तक मैक्सिमम हम खा लें, क्योंकि फिर रात में कफ का काल शुरू हो जाएगा। कफ हमारे शरीर में सभी चीजों को, क्रियाओं को मंद करवाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को इनएक्टिव कर देगा। आयुर्वेद की भाषा में उसको बोलते हैं अग्नि को मंद करना। अग्नि मंद करना यानी अब हम कुछ भी खाएंगे तो वो अच्छे से नहीं पचेगा। तो कफ के काम इस तरीके के होते हैं। दूसरा जो काल था पित्त का काल, उसमें हमें नहीं सोना, कफ के काल में ही हमें सो जाना है, ताकि हमें पोषक तत्व अच्छे से मिले, हमारे शरीर में वात प्रकोपित ना हो। हमें क्या प्रयास करना है कि वात पित्त कफ ये तीनों दोष प्रकोपित ना हो, बस किसी भी तरीके से हमारे शरीर में। जैसे ही ये बढ़ेंगे तो कोई ना कोई बीमारी करवाएंगे। अब तीसरा काल आता है रात का, रात के 2-3 बजे के बाद, जब वायु का काल शुरू हो जाता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। क्यों? क्योंकि वायु का काल आ गया, इसका मतलब हमारे शरीर में जितनी भी गति होनी है वो अभी होगी। गति किस तरीके की? जैसे अगर आप इस काल में उठ जाते हैं, ये काल लगभग 2-3 बजे से शुरू होता है रात के, और सुबह सूर्योदय से पहले तक, यानी 5:30-6 बजे तक ये काल रहता है। तो अगर आप इस काल में उठेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में गति होगी। गति मतलब इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो हमारी आंतों की जो गति है वो ठीक और सुचारू रूप में होगी, और मल त्याग ठीक से हो पाएगा, यानी मोशन ठीक से हमें सुबह होगा। तो इसलिए दिनचर्या की शुरुआत अब हुई है। अभी तक हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। दिनचर्या की शुरुआत होती है पहली बात से कि सूर्योदय से पहले उठना है। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि कितना पहले उठें? ये आपके सोने पर निर्भर करता है। हर इंसान का शरीर अलग है, और अपने शरीर के अनुसार 5 से 7 घंटे की नींद, जैसे बुजुर्गों को कम नींद की आवश्यकता होती है, बच्चों को ज्यादा नींद की जरूरत होती है, क्योंकि हमें उनके शरीर में कफ को बढ़ाना है, उनके शरीर की ग्रोथ अच्छे से हो। इसलिए कफ जो है वो ग्रोथ भी कराता है हमारे शरीर में, और वायु जो है वो ग्रोथ को कम करता है, रूक्षता लेके आता है। तो बच्चों में तो हमें अच्छे से ग्रोथ करवानी है, इसलिए 7 साढ़े 7 घंटे वो आराम से सोएं। तो रात को अगर आप 10 बजे सो जाते हैं तो उसके हिसाब से आप सुबह 5 बजे के आसपास उठ सकते हैं। बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी उठने में कि 3 बजे ही हम उठ जाएं। हाँ, जो बुजुर्ग हैं, जो टाइम से सो गए थे, उनको 5 साढ़े 5-6 घंटे के अंदर नींद अपने आप खुल जाएगी, अगर अच्छी नींद आई है तो कफ के काल में सोना है, और गहरी और पूरी नींद लेनी है, थोड़ी नींद नहीं लेनी, वरना पोषण का जो उपक्रम है वो पूरा नहीं होगा। तो 5 बजे के आसपास हम एवरेज समझ सकते हैं। कुछ 4 बजे भी उठ सकते हैं, कुछ 5:30 बजे भी, कुछ 6 बजे से पहले मतलब उठना है हमें। तो 5 से 7 घंटे की नींद हमें पूरी करनी है। उठने के बाद अब सबसे पहला काम क्या करना है कि हमारा पेट साफ हो। उसके लिए हम उकड़ू बैठ सकते हैं। उकड़ू बैठने से हमारे पेट की जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव होता है, और जो हमारी अपान वायु है, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती हैं, प्राण, अपान, समान और व्यान। तो प्राण वायु का तो काम है श्वास प्रश्वास को अच्छे से करवाना।
उदान वायु का काम है भोजन को अंदर निगलने में सहायता करना। समान वायु का काम है, वो नाभि के पास में स्थित होती है, उसका काम है भोजन को अच्छे से पचाना। जैसे हम बाहर देखते हैं ना, चूल्हे में अगर हम कभी भोजन बनाते हैं तो एक फूकनी या धौंकनी जिसको बोलते हैं, उसकी सहायता से हम थोड़ी हवा वहां पर देते हैं ताकि वो अग्नि ठीक से बनी रहे। अग्नि, अब शरीर में ऐसी कोई अग्नि नहीं होती है। आयुर्वेद में जो डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स हैं जिनसे पाचन होता है, उसी को अग्नि के नाम से बोला जाता है इकट्ठे स्वरूप में, कि क्योंकि बाहर की अग्नि पचाती है, हमारे शरीर में वो पाचन का काम करते हैं, तो उसको समझने में आसान हो इसलिए अग्नि बोल देते हैं। और उन समान वायु क्या है? समान वायु मतलब वो अच्छे से सिक्रीट हो। जैसे हम बाहर धौंकनी से हवा जब देते हैं तो अग्नि ठीक से जलती रहती है, ठीक वैसे ही अगर हमारे शरीर में वो डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स ठीक से सिक्रीट होंगे अपने अपनी जगहों से, जैसे कुछ पैनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं, कुछ स्टमक में सिक्रीट होते हैं, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं, तो अगर वो ठीक से सिक्रीट होंगे तो हम मानेंगे कि हमारी समान वायु ठीक है, इसीलिए वो ठीक से सिक्रीट हो रहे हैं। तो ये समान वायु का काम है कि वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को अच्छे से सिक्रीट कराती है ताकि आगे दिन भर में हम जो कुछ भी खाएं वो अच्छे से पच सके। और अगली जो वायु है वो है हमारी अपान वायु। अपान नाभि के नीचे की वायु है, यानी जो मल मूत्र का निकलना है, गर्भ का ठीक से निकलना है, ये सभी काम अपान वायु के कारण होते हैं। अगर अपान वायु ठीक है तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए सुबह अगर हम सूर्योदय से पहले उठेंगे, जो कि वात का काल था रात्रि में, उस समय पर अगर हम उकड़ू बैठेंगे, हमारी मसल स्ट्रेच होंगी, हमारी अपान वायु का अनुलोमन होगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो मल की शुद्धि अच्छे से हो जाएगी। और अगर मल बाहर निकल गया ठीक से, हमारी आंतों की सफाई हो गई, तो वहां पे हमें नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे हमारी उस आंत में। आप सोचिए अगर मल कहीं पर इकट्ठा हो जाए तो कितनी बीमारियां हो सकती हैं, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया वहां पर पनप सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो दिनचर्या शुरू होती है वो आंतों की सफाई से शुरू होती है। अगर किसी को समस्या होती है इसमें तो वो वैद्य से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है तो उसके अनुसार अलग अलग तरीके की दवाइयां चला सकते हैं। लेकिन अगर एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूं तो गर्म पानी में 1-2 चुटकी हींग डालकर आप पी सकते हैं सुबह सुबह। अगर आपको मल ठीक से नहीं आ रहा, अपान वायु का अनुलोमन नहीं है, हींग सबसे अच्छा द्रव्य है जो कि अपान वायु को अनुलोमन कराने में सहायता करता है। तो उससे उकड़ू बैठेंगे थोड़ी देर, ज्यादा भागना दौड़ना नहीं करना है, सुबह उठते ही उकड़ू बैठने का काम करना है और गर्म पानी पी लेना है। वो आप सादा गर्म भी पी सकते हैं, घुट घुट करके अच्छा गर्म पानी पीना है। गर्म पानी से क्या होता है, कोई भी चीज हम ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें चिपचिपापन या चिपकने की जो प्रवृत्ति होगी वो कफ के कारण होती है। और अगर किसी बर्तन को हम सफाई करते हैं ना, राख से या साबुन से साफ करते हैं या गर्म पानी से भी हम उसको साफ कर सकते हैं, तो उसकी चिकनाई हट जाती है। ठीक ऐसा ही सुबह सुबह अगर हम गर्म पानी पिएंगे तो हमारे आंतों की भी चिकनाई दूर होगी, चिपचिपापन दूर होगा और जो मल है वो एक साथ अच्छे से निकलेगा, अपान वायु का अनुलोमन होगा और हमारी आंतों की सफाई हो गई। तो अब हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से सिक्रीट होंगे, अपान वायु ठीक रहेगी, तो ऊपर जो समान वायु है वो भी ठीक रहेगी। क्योंकि ये तीनों प्राण, अपान और समान, ये 3 वायु एक दूसरे से संबंधित होती हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि पेट साफ नहीं हुआ तो पेट फूलने लगा, ये सबसे पहले अपान वायु की विकृति है। और दूसरा, फिर धीरे धीरे हमारी भूख कम हो गई, ये समान वायु की विकृति है। क्यों? क्योंकि जब पेट फूलेगा तो उसका असर हमारे पेट के ऊपर वाले हिस्से पर, जहां पर भी पाचन की प्रक्रिया होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस पर भी असर पड़ेगा, लार्ज इंटेस्टाइन से सीधा, और उसका सीधा असर पड़ेगा डायफ्राम पे। हमारे जो शरीर होता है उसमें छाती के नीचे जहां फेफड़े होते हैं उनके नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम
मांसपेशी से ही बना हुआ होता है, वो ऊपर नीचे होता है जब हम सांस लेते हैं तो। लेकिन मानिए उसके नीचे गैस है बहुत ज्यादा भरी हुई, तो अब उस डायफ्राम को ऊपर नीचे होने में समस्या होगी, ठीक से नहीं होगा, और इसलिए जो हमारी श्वास प्रश्वास की गति है उसमें भी समस्या आने लगेगी, प्राणवायु भी विकृत हो जाएगी, और फिर हमें फेफड़ों की भी बीमारियां हो सकती हैं। मतलब कहानी पेट से शुरू हुई, अपान वायु से शुरू हुई, मल ठीक से ना निकलने से शुरू हुई और वो हाजमे तक पहुंची, हमें एसिडिटी हो सकता है, हमें आईबीएस की समस्या हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है सिर्फ इस वजह से। और तीसरी बात, फिर हमें श्वसन तंत्र से संबंधित रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हो सकती हैं सिर्फ इस कारण, क्योंकि ये तीनों वायु आपस में संबंधित हैं, प्राण, अपान और समान वायु। तो ये सबसे पहला काम था जो दिनचर्या में हमें करना था। दूसरा काम हमें क्या करना है कि जब मल त्याग ठीक से हो चुका होता है और अब सूर्योदय भी हो चुका होगा, तब तक नहीं हुआ तो हम कुछ पढ़ाई लिखाई के काम कर सकते हैं। ब्राह्म मुहूर्त में प्रभाव से ही हमारा दिमाग शांत रहता है, कफ के काल में भी, तो वो सब किया जा सकता है। नहीं तो अगर सूर्योदय हो गया उसके बाद अब हमें कुछ कड़वी चीज खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दो सामान्य से सिद्धांत हैं आयुर्वेद के, एक सामान्य और एक विशेष। आयुर्वेद के सिद्धांत नहीं है, ये बेसिकली दर्शन के सिद्धांत हैं। वैशेषिक दर्शन आपने सुना होगा। दर्शन उनका नाम ही क्यों है? क्योंकि वो हमारे चक्षुओं को खोल देता है, हमें ज्ञान करवाता है। बहुत साइंटिफिक बातें हमारे दर्शनों में लिखी गई हैं। तो वैशेषिक दर्शन का नाम ही वैशेषिक इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें विशेष का सिद्धांत दिया गया है। अब सामान्य तौर पे बोलचाल की भाषा में हम विशेष किसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा विशेष है। क्यों? क्योंकि वो अलग है सबसे। तो विशेष मतलब अलगपन और सामान्य मतलब समानता। तो कोई भी चीज को अगर हमें बढ़ाना है शरीर में तो उसके समान चीज देनी पड़ेगी, और कम करना है तो अपोजिट चीज देनी पड़ेगी, यानी विशेष चीज देनी पड़ेगी। जैसे अब सुबह सुबह कफ का काल शुरू हो गया तो कफ के काल में हमारा हाजमा सही नहीं होगा, मतलब अभी हाजमा मंद होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें बहुत अच्छी भूख सुबह उठते ही लग जाए, और अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो हमारे दिमागी सोच का असर है, क्योंकि सुबह सुबह एक धारणा हमने बना ली है कि हमें सुबह उठते ही कुछ खाना चाहिए, वरना प्रकृति के नियम के अनुसार हमें सुबह सुबह भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वो कफ का काल है। तो उस कफ को कम करना है हमें, और साथ में हमारी अग्नि को बढ़ाना है। अग्नि बढ़ती है गर्म चीजों से, और कफ भी गर्म चीजों से ही कम होता है। तो अब जो दूसरा उपाय हमें दिनचर्या के लिए करना है वो करना है कि कुछ कड़वी चीजें खानी है। कफ को कम करने आयुर्वेद में 6 रस होते हैं। एक मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमक, और फिर कटु, कटु यानी तीखा, कटु, और फिर तिक्त, तिक्त यानी कड़वा, और फिर कषाय यानी कसैला। तो दिन भर में हम मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि रसों को अगर बैलेंस्ड फॉर्म में आप खाओगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो मीठा, नमकीन और तीखा, यानी मीठा, नमक, तीखा और खट्टा, ये 4 चीजें हम दिन भर में बहुत ज्यादा खाते हैं। कशैला भी लगभग हमारे शरीर में चला जाता है। दालें जो होती हैं वो उनमें कशैला रस बहुत होता है। कशैला मतलब जो मुंह में जाए तो ज्यादा महसूस नहीं होता है, जैसे छाछ, छाछ में कशैलापन होता है, दालों में कशैलापन होता है, भिंडी की सब्जी में कशैलापन होता है, और भी जितनी सब्जियां हैं उनमें कशैलापन होता है। वो ना तो कड़वी होती है, ना मीठी होती है, ना नमकीन होती है, कशैलापन उनमें ज्यादा होता है। सिर्फ एक रस, कड़वा रस हम नहीं ले पाते दिन भर में, और उससे हम बचते हैं क्योंकि वो स्वाद में अच्छा नहीं होता, लेकिन उसका हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है स्वस्थ रखने में। कड़वा रस का काम क्या होता है कि जितना भी बढ़ा हुआ कफ है शरीर में उसको कम करता है। तो सुबह सुबह हम नियम बना सकते हैं कि कफ के काल में कड़वे रस को खाया जाए, जिसमें आप नीम, गिलोय, त्रिफला या और बहुत कड़वी चीजें, चिरायता है, काल मेघ है, इनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन वैद्य से परामर्श भी ले, इसके लिए पहले परामर्श लेने के बाद उसको अगर करेंगे, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग है। और सामान्य रूप से अगर आप मुझसे पूछें कि सभी के लिए जो चल जाए, कुछ थोड़ा बहुत बता दीजिए, तो नीम की 2 पत्तियां आप सुबह सुबह चबा के खा सकते हैं गर्म पानी के साथ। उसके बाद आप स्नान के लिए जाएं, और स्नान कैसे पानी से करना है? ठंडे से नहीं करना हमेशा,
कई लोग सर्दी के मौसम में भी ठंडे पानी से ही स्नान करते हैं, उसी को पीते हैं, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में है कि ठंडा पानी पीने मतलब ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए हर मौसम में। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि ऋतु के अनुकूल जो जल है उससे स्नान करना चाहिए। सर्दियों में गर्म पानी से अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ठंडे से हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाएगा, और वात दोष बढ़ के हमारी उम्र को घटा देगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ड्राइनेस कराएगा, हमारी इम्यूनिटी को कम करेगा वात दोष। तो इसलिए मौसम के अनुकूल तापमान रखना है हमें पानी का। सर्दियों में गर्म पानी से, हाँ, सर पे बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं डालना चाहिए हमें। और जैसे वसंत ऋतु आती है, थोड़ा मौसम ठीक होता है, तो गुनगुना पानी, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी से नहाएंगे। और नहाने के बाद फिर हम मालिश कर सकते हैं। पूरे शरीर पर हमें तेल की मालिश करनी चाहिए। कैसा तेल हमें लेना है? गर्मी के मौसम में हम नारियल का तेल ले सकते हैं, क्योंकि नारियल का तेल ठंडा होता है। जो चीज ठंडी होगी वो जम जाएगी। जैसे आपने देखा होगा घी कभी भी लिक्विड गर्मियों में रहता है, लेकिन जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिलता है वो जम जाता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है सरसों का तेल जमता हो? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सरसों गर्म होती है। तिल का तेल कभी नहीं जमता। गर्म होते हैं एक नारियल के तेल को छोड़ के। तो इसलिए नारियल के तेल की मालिश आप गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। और बाकी के मौसम में अगर आपकी त्वचा ज्यादा रूखी है तो तिल तेल की मालिश कर सकते हैं। और अगर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, आपके शरीर में वात कफ ज्यादा है, पित्त कम है, तो ऐसे में आप सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल गर्म होता है। तो नहाने के बाद पूरे शरीर पे हमें कम से कम 5-7-10 मिनट के लिए मालिश करनी चाहिए। अच्छी मालिश करनी चाहिए। कई लोगों को चिपचिपापन महसूस होता है, तो शुरू में ऐसा लगेगा, लेकिन बाद में कोई समस्या अगर आपकी आदत में आ जाएगा तो समस्या महसूस नहीं होगी। और थोड़ी मात्रा तेल की कम रख सकते हैं। या अगर ज्यादा ही समस्या है, कुछ लोगों को पसीना बहुत आता है, तो वो मालिश करने के बाद फिर से थोड़ा सा गुनगुने पानी को या गर्म पानी को शरीर पर डाल सकते हैं, और फिर शरीर पोंछकर कपड़े पहन सकते हैं। तो उससे मालिश भी हो जाएगी और समस्या भी नहीं रहेगी। तो सब अपने शरीर के हिसाब से और मौसम के हिसाब से मालिश और स्नान हमें करना चाहिए। अब आगे आते हैं, जो अगला स्टेप आता है दिनचर्या में, वो है नाश्ता। आयुर्वेद में नाश्ते जैसा कोई भी शब्द नहीं है। आयुर्वेद हमें कहता है कि आप दिन के समय भोजन करो केवल, और तब भोजन करो जब आपका पिछला भोजन पच गया हो, यानी रात का भोजन पच गया हो। तो जब हम इतनी दिनचर्या फॉलो करते हैं, तब थोड़ा थोड़ा हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है। व्यायाम करेंगे, फिर स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद ही भोजन करना चाहिए, उससे हमारा हाजमा एक्टिव होता है। तो अब हमें भूख लगने लगेगी। तो दो ऑप्शंस आप रख सकते हैं। या तो आप नाश्ता मत करिए, सीधा भोजन करिए 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, और फिर एक भोजन आप शाम को 5, 6, साढ़े 6 बजे तक कर सकते हैं। तो दिन में 2 बार भोजन सबसे अच्छी चीज आयुर्वेद के अनुसार बताई गई है। द्विकाल भोजनम बल कराना, यानी 2 बार आप भोजन करेंगे, आपके शरीर में बल बढ़ेगा। तीसरी बार भोजन करने से आपका हाजमा गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब तीसरी बार भोजन करना ही है। मान लीजिए आप कहीं काम पर जाते हैं, तो जरूरी है आपके लिए सुबह कुछ नाश्ता करके जाना। तो ऐसे में सुबह के समय अनाज ना लेके हमें क्या लेना चाहिए? फल लेने चाहिए। फल कौन से खाने चाहिए? मौसमी फल। मौसम के अलावा वाले फल कभी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फिर से प्रकृति से तालमेल बिगड़ जाएगा। जैसे सेब को प्रिजर्व करके हम पूरे साल भर खाते हैं, या अनार को कोल्ड फ्रीजिंग वाला सिस्टम आजकल आ गया है, जो कि गलत है। ऐसा करने से हमारा हाजमा गड़बड़ होता है। तो जो मौसमी फल हैं, और जहां के आप हैं, जिस एरिया के आप हैं, आपके क्षेत्र में जो फल होते हैं, जैसे राजस्थान में खास करके गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूजा ये ज्यादा होते हैं। लेकिन हम कश्मीर में जाएंगे तो वहां ड्राई फ्रूट्स होंगे ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनको गर्मी की आवश्यकता है। उनके शरीर में ज्यादा ठंडक के कारण वात के बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ड्राइनेस होती है, इसलिए कुछ ऑयली फ्रूट्स उनको चाहिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स। वहां तरबूज खरबूजा नहीं होता। तो प्रकृति ने इस तरीके से रचना करी है कि जहां पे आप रहते हैं, वहां के वातावरण के अनुरूप जो आपको
जो आपके वहां फल होते हो मौसमी, वो आप खाइए। और उनमें भी खास करके अगर हल्के खट्टे फल खाते हैं सुबह सुबह तो उनसे हाजमा एक्टिव होता है। खट्टे में जैसे संतरा, मौसमी ले सकते हैं आप, और आप ले सकते हैं जैसे अनार, सबसे अच्छा फल है सुबह सुबह नाश्ते में खाने के लिए। इसके अलावा छाछ आप नाश्ते में पी सकते हैं, घर की बनी ताजा। पैकेट वाली छाछ बिल्कुल बेकार होती है, हम आयुर्वेद में कहीं नहीं बताया। आयुर्वेद कहता है कि छाछ हमेशा सद्यस्कम विदाहिच, श्लोक में ऐसा अगर आप आयुर्वेद देखेंगे तो मिल जाएगा। सद्यस्कम यानी ताजा मथी हुई छाछ। वो ये भी नहीं कहते कि आप सुबह ही मत के रख दो और दिन भर उसी छाछ को पीते रहो। जब भी आपको छाछ पीनी है आप ताजा मत के बनाइए छाछ को। तो इसका मतलब आपको रात को खुद आप दही जमाइए और उस दही की आपको खुद छाछ बनानी है। छाछ बनाने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि हम जब उसको मथे तो पूरा मक्खन निकाल दें और पीछे जो बचा उसको पतली बनाकर हम पिए। छाछ को हमेशा पतला बनाकर पीना चाहिए। जितनी पतली होगी उतना अच्छा हमारा हाजमा रहेगा, जितनी गाढ़ी होगी वो पचने में उतनी मुश्किल होगी या एसिडिटी करवा सकती है। हाँ, जिनको एसिडिटी है वो ना करें ऐसा, वो खट्टे फल भी ना खाएं। ये जो दिनचर्या है ये सिर्फ स्वस्थ लोगों के लिए है। जो किसी भी रोग से पीड़ित है उनके लिए उसमें थोड़े बहुत बदलाव होते जाएंगे, थोड़े बहुत बदलाव। तो इसलिए अगर आप बीमार हैं तो इसको फॉलो ना करें एकदम आंख बंद करके, वैद्य से परामर्श लेना उस समय जरूरी है। तो अगर आप स्वस्थ हैं, हल्के खट्टे फल खाएं, घर की ताजा बनी छाछ पिएं। छाछ में जो मोटापे से पीड़ित हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनके शरीर में कफ बहुत ज्यादा बढ़ा है, डायबिटीज में भी जो मोटापे से ग्रस्त डायबिटीज वाले रोगी हैं, तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ऐसे रोगियों को हमेशा मक्खन निकाली हुई पतली छाछ भुना जीरा डाल के या थोड़ा पुदीना डाल के भी आप पी सकते हैं। जीरा और पुदीना ये दोनों ही हमारे हाजमे को एक्टिव करने का काम करते हैं। तो ये दूसरी चीज है। इसके अलावा अगर आपको दही पीना है तो दही को सिर्फ 3 मौसम में अच्छा बताया गया। ऋतुचर्या भी थोड़ा साथ साथ चल रही है, उसको अलग से भी हम समझेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा ऋतु के अनुसार भी हम देखते जाते हैं। जैसे शरद ऋतु जो होती है, यानी जब बारिश खत्म हो जाती है और सर्दी आए, उससे बीच का जो मौसम होता है लगभग सितंबर अक्टूबर का महीना, उस समय पर हमें दही नहीं पीना चाहिए। दही की तासीर गर्म होती है। दही जब हम छुएंगे या जब हम खाते हैं तब तो ऐसा लगता है कि वो ठंडा है, लेकिन उसकी तासीर गर्म होती है। तो जिनको भी ब्लड से संबंधित कोई समस्या है, फोड़े फुंसियां होना, पिंपल्स का होना और हाई बीपी की समस्या रहना, ऐसे लोगों को दही से बचना चाहिए। या खास करके शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। वसंत के मौसम में दही नहीं खाना चाहिए। वसंत यानी मार्च के आसपास का जो महीना है। तो और गर्मी के मौसम में दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में दही की तासीर गर्म है और गर्मी में हमें ठंडी तासीर वाली चीजें खानी चाहिए। अगर खाना ही है, कई लोगों की आदत में होता है कि हम तो हमेशा से दही खा रहे हैं, तो उनके लिए दही साथ में हो चुका होता है। ऐसे लोगों को क्या करना है कि रात में दूध में पानी डाल के, मतलब एकदम गाढ़ा बहुत ज्यादा फैट कंटेंट वाला दूध नहीं जमाना है, पानी डाल के पतला करके दूध को जमाना है। तो अब वो जो दही बनेगा वो पतला दही बनेगा, एकदम गाढ़ा दही नहीं होगा। तो ऐसा दही शरीर में कफ नहीं बढ़ाता, हमारे शरीर के चैनल्स को खोलने का काम करता है। तो इस तरीके का दही आप खा सकते हैं। और जो यंग पेशेंट्स हैं वो दही को मलाई सहित भी खा सकते हैं। जिनका हाजमा अच्छा है, जिनको कफ बढ़ाना है अपने शरीर में, इनफर्टिलिटी में खास करके दही की मलाई बहुत अच्छी काम करती है, मेल इनफर्टिलिटी में। तो वो खैर परामर्श, मैं फिर से बोलूंगी, परामर्श लिए बिना ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पहले इन चीजों को आप पूछें। ये सिर्फ सामान्य बातें मैं बता रही हूँ जो हर किसी पे स्वस्थ है तब लागू की जा सकती हैं। अगर आप बीमार हैं तो पहले आप वैद्य से पूछेंगे। तो दही को मलाई सहित भी खाया जा सकता है। अब अगली बात, दही को नमक डाल के, जो नॉर्मल नमक हमें मिलता है या काली मिर्च या मिर्ची डाल के हम दही ना खाएं। रायते की फॉर्म में दही खाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि दही की तासीर गर्म होती है, इसलिए हमें उसमें कुछ ऐसी चीज मिलानी चाहिए जो हम उसकी तासीर को थोड़ा ठीक करने का काम करे। दही हमारे शरीर में कफ और पित्त, ये 2 दोष बढ़ाता है। तो दही में या तो हम आंवले का पानी मिलाकर पिए। आंवले का पानी मतलब आंवले को सुखा दिया, जब भी आंवला मौसम में हमें मिला, उबाल के सुखाया
और फिर रात को 5 कली उसकी भिगो दी पानी में, और उसी पानी को सुबह मसल के छान लिया और वो हमने दही में मिला दिया। आंवला ठंडा होता है और रुक्षता यानी ड्राइनेस कराने वाला होता है, और दही कफ और पित्त इन दोनों दोषों को बढ़ाता है, तो आंवले का पानी उसको बैलेंस में कर लेगा। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हमारे लिए इतना पॉसिबल हो, कई बार नहीं पॉसिबल होता, तो आप अगर नमकीन खाना है तो सेंधा नमक डालिए। सेंधा नमक पित्त को नहीं बढ़ाता है, वो अकेला ऐसा नमक है जो पित्त नहीं बढ़ाता, तो कम से कम आपका पित्त बढ़ने से रुक जाएगा। या फिर आप शक्कर मिला के भी उस दही को खा सकते हैं अगर आपकी भूख अच्छी है। शक्कर मतलब जो चीनी नहीं, जो मतलब सही तरीके से बनाई गई, जिसमें केमिकल्स ना हो, ऐसी जो खांड, बूरा या शक्कर जिसको बोलते हैं, चीनी से पीस के अगर बूरा बनाएंगे तो वो भी नुकसान देगी हमारे शरीर में। तो हमें कोशिश करना है कि वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। गन्ने के बाद जो उसकी मैक्सिमम रिफाइनिंग होने के बाद जो नेचुरल प्रोसेस से बनती है वो दानेदार होगी, उसके जो दाने होंगे वो उंगलियों के बीच में फील कर सकते हैं हम। तो इस तरीके की उसको खांड या शक्कर बोलते हैं। सफेद होगी वो, ज्यादा सफेद भी ना हो, ऐसा ना हो कि वो केमिकल्स मिला के सफेद बनाई गई हो, तो थोड़ी सी मटमैली टाइप की वो होती है। अगर नेचुरल शक्कर हमें मिलती है तो वो हम खा सकते हैं, लेकिन चीनी से जितना हो सके परहेज करना है। और सुबह सुबह चाय में जो हम चीनी पीते हैं कफ के काल में, वो बहुत नुकसानदायक है। दूध, ड्राई फ्रूट्स, चीनी की कोई भी चीजें, अगर हम सिर्फ इतना परहेज कर लेना सुबह का कि 9 से 10 बजे तक हमें कुछ नहीं खाना, और जब खाना है तो हमें कुछ रसदार, जब भी हम खाएं ब्रेकफास्ट में तो ऐसी चीज खानी चाहिए जो रसदार हो। क्यों? सात्विक हो। सात्विक और रसदार चीजें हमेशा, जो पहला भोजन होता है, आयुर्वेद का नियम होता है कि दिन की शुरुआत में जो भी हम पहली चीज खाते हैं वो पूरी लगती है हमारे शरीर में। लगना मतलब वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि हमारी आंतें साफ हो चुकी हैं बिल्कुल, तो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब होके वो रक्त में घुलेगी और हमें पूरे पोषक तत्व मिलते हैं उससे। तो सुबह सुबह हमें तली भुनी चीजों से खास करके बचना है, और अनाज की चीजों से, जैसे हम पराठा या बेसन से कोई चीज बनाते हैं, सूजी से कोई चीज बनाते हैं, इन चीजों से हमें खास करके बचना है। अगर हमें अनाज में कुछ खाना ही है तो मोटे अनाज की चीज खानी चाहिए, जैसे दलिया, जौ का दलिया हम खा सकते हैं या गेहूं का दलिया खाते हैं। जितना मोटा अनाज होता है वो पचने में उतना आसान होता है, और उसको हम नमकीन बनाए, मीठा ना बनाए, थोड़ा लिक्विड सा बनाए। लिक्विड चीजें पचने में आसान होती है। एक आप खुद अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक तो आप बिल्कुल रूखा सूखा भोजन करिए, लिक्विड ना लीजिए, और एक थोड़ा लिक्विड तरीदार भोजन अगर आप करेंगे तो वो बहुत आसानी से पच जाएगा और उससे आपके पेट में भी समस्या नहीं होगी। तो सुबह सुबह या तो आप फल खाएं, छाछ पिए, दही पिए, या फिर आप नमकीन दलिया खा सकते हैं। कई लोग सुबह सुबह स्प्राउट्स खाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो कच्ची चीजें होती हैं वो पचने में मुश्किल होती हैं। अभी आप खुद ही सोचिए, हमने उनको भिगो के अंकुरित बना दिया, लेकिन अगर हम उसको पकाते बाहर गैस के ऊपर तो वो और हल्के हो जाते पचने में, क्योंकि उनका एक बार पाचन बाहर कर दिया हमने। लेकिन अगर हम वही कच्चे खाएंगे तो अब हमारे शरीर में डबल मेहनत करनी पड़ेगी हमारे हाजमे को उनका पाचन करने के लिए। तो सुबह सुबह हमें स्प्राउट्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो पचने में मुश्किल होते हैं। अब मैं फिर से बोलूंगी कि वो लोग एक्सेप्शन में आ जाते हैं जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जिनको बहुत अच्छी भूख लगती है, वो खा सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे जो हम सभी जो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहने का जिनका काम है, जिनका टीचिंग का है, ऑफिस में बैठने का काम है, इस तरीके के लोगों को सुबह सुबह स्प्राउट्स खाने से बचना चाहिए। सलाद खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि सलाद में खास करके वो भी हम कच्चा खाते हैं, तो इसलिए कंपैरेटिवली वो भी पचने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए इन चीजों से बच के हमें फल, छाछ, दही और दलिया, अगर हमें खाना ही है कुछ मूंग की दाल या स्प्राउट्स की फॉर्म में, तो हम उसको पहले उबाल लें और उसकी थोड़ा सा नमकीन, जैसे घर में बच्चे भी होते हैं उनको भी कुछ देना पड़ता है टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसकी नमकीन सी चाट बना के थोड़ा टमाटर प्याज डाल के हम दे सकते हैं। बच्चों का हाजमा वैसे भी ठीक होता है, तो इस तरीके के उपाय अपनाए जा सकते हैं कि पहले हम उसको उबाल लें बाहर ही। अब एक और ब्रेकफास्ट में जो चीज खाई जाती है, ओट्स का बहुत ज्यादा चलन बढ़ गया है आजकल। आयुर्वेद में ओट्स को शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं बताया। ओट्स एक ऐसा भोजन है जो हमारे शरीर में तीनों दोष बढ़ाता है, वात, पित्त, कफ,
और अगर हम सुबह सुबह उसको खा लेंगे तो आप सोचिए, हमें सुबह अच्छी चीज खानी थी जिससे हाजमा अच्छा होता और पूरा का पूरा वो हमारे शरीर में लगता, लेकिन हमने उल्टा खा लिया। तो हम इतना खाएंगे, उसके बाद लगभग 2-3 घंटे बाद हमें अच्छी भूख जब भी लगेगी, हमें अपनी भूख को पहचानना है। जब भी हमें अच्छी भूख लगेगी तब हमें भोजन करना है। तो 12-1 बजे जब भी आपको अच्छी भूख लगती है तब आप भोजन करिए, और अगर आप नाश्ता नहीं कर रहे हैं तो आप सीधा 10-11 बजे भोजन कर सकते हैं। अब भोजन में क्या क्या रखना है? भोजन में जब हम बहुत सारी चीजें एक साथ खाते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, तो वो पचनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश हमें ज्यादातर यही करनी है, या तो दाल चावल खाएं या चपाती और सब्जी खाएं। थोड़ा बहुत सलाद हम ले सकते हैं अगर हमारा हाजमा ठीक है। तो हमें जो हमारी डाइट है, दिन की जो डाइट है, उसको हमें इस तरीके से खाना है कि जितना हम सॉलिड फूड खा रहे हैं उतना ही हमें लिक्विड पार्ट लेना है। और लिक्विड पार्ट में सबसे अच्छी चीज है छाछ, घर की बनी ताजा छाछ। जैसे अगर हम किसी दिन सॉलिड सब्जी बनाते हैं, मतलब जैसे आलू बना, तरीदार सब्जी ना हो जिस दिन, भिंडी, आलू वगैरह, तो उस दिन हम थोड़ी ज्यादा छाछ पिए। और जिस दिन तरीदार भोजन हम करते हैं उस दिन हम थोड़ी कम छाछ पी सकते हैं, क्योंकि हमें सॉलिड और लिक्विड फूड का बराबर हिस्सा रखना है। दूसरी बात, भोजन सब्जी या दाल बनाने के लिए जो तड़का हमें लगाना है, उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है मौसम का। जैसे गर्मी के मौसम में हमें कोशिश करनी चाहिए घी में तड़का लगाएं, क्योंकि घी ठंडा होता है, तेल गर्म होता है। तो तेल का तड़का हम सर्दी के मौसम में लगा सकते हैं, वसंत ऋतु में लगा सकते हैं, लेकिन एक तो गर्मी में ना लगाएं, और एक शरद ऋतु सितंबर-अक्टूबर के महीने में हम तेल का तड़का ना लगाएं। और अगर लगा ही रहे हैं तो बिल्कुल कम, यानी जितने में सिर्फ जीरा भुना जा सके। आजकल जो तेल वाली सब्जी का कॉन्सेप्ट आ गया है वो बहुत गलत है। जितना ज्यादा हमारी सब्जी में तेल होगा उतना ज्यादा ही वो हमारे शरीर में पित्त बढ़ाएगी और हमारे हाजमे को कम करेगी। हमें क्या करना है कि जो फैट कंटेंट है उसको कम रखना है, सब्जी या दाल थोड़ी लिक्विड ही ज्यादा बनानी है, और मसाले सादे रखने हैं। ऐसा नहीं करना कि बहुत ज्यादा स्पाइसी बना दिया या बिल्कुल उसमें मसाले नहीं है, क्योंकि मसाले हमारे हाजमे को सही करने का काम करते हैं। जैसे धनिया, हल्दी, इनको हम थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालें, नमक को ठीक ठीक मात्रा में डालें, और मिर्ची को भी ठीक ठीक, ज्यादा ना करें, क्योंकि नमक और मिर्ची ज्यादा होते ही तुरंत नुकसान पहुंचाते हैं। तो हाजमा अच्छा करने के लिए हल्दी और धनिया हम ज्यादा अपने उसमें रखें। तो इस तरीके से हमें सब्जी बनानी चाहिए। तरीदार सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, सादी बनी हुई हो, और पनीर या इस तरीके की सब्जियों को हमें कम लेना है। दाल में उड़द की दाल को हमें सिर्फ सर्दियों में खाना है, क्योंकि वो कफ बढ़ाती है और वो गर्म भी होती है। तो बाकी के मौसम में हम उड़द ना खाएं। जब हमारा हाजमा बहुत अच्छा हो तभी हम उड़द की दाल खाएं, सर्दी के मौसम में। बाकी मूंग, मसूर, मोट की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, ये सभी दालें ठंडी होती हैं। तो ये दालों के बारे में, थोड़ी सारी दालें ठंडी होती हैं सिर्फ उड़द की दाल को छोड़ के। राजमा पचने में थोड़ा हैवी होता है, तो इसलिए राजमा जब भी हम खाएं उसके बाद हम अगले भोजन के लिए गैप ज्यादा दे दें। तो ये छोटी मोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। सलाद अगर हमारा हाजमा ठीक है तो हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन वो कच्चा है तो ज्यादा सलाद पे भी हमें फोकस नहीं करना। और अगर आप बीमार हैं, आपका हाजमा ठीक नहीं है, एसिडिटी है, भूख कम लगती है, तो ऐसे में आपको सलाद बिल्कुल कम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वैद्य से परामर्श लेना चाहिए। अब अगला भोजन कब करें? ये भोजन हमने कर लिया। आयुर्वेद के अनुसार सामान्य रूप से 4 से 6 घंटे का गैप हमें अगले भोजन में देना चाहिए, यानी मिनिमम 4 घंटे तो हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, जिसमें चाय, बिस्किट, नमकीन, खास करके जो स्नैक टाइम होता है उसको हमें स्किप कर देना चाहिए। जब हमें बहुत अच्छी भूख लगे तभी हमें अगला भोजन करना चाहिए। इससे क्या होगा, फिर से हमारे बॉडी के हर सेल में लघुता आएगी। इसी को लंघन, यानी आयुर्वेद जो होता है डेली के लंघन को बताता है, यानी हमें रोज लंघन करना है। लंघनम परम औषधम, कल के लेक्चर में आपने इसको भी समझा होगा। तो यानी अगर हम डेली लंघन करेंगे, वो जो मैंने आपको फिर से बताया कि यीस्ट सेल पे फास्टिंग के ऊपर जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो आयुर्वेद की ऐसी व्यवस्था है कि डेली फास्टिंग हो। डेली फास्टिंग मतलब अगले समय जब तक बहुत अच्छी भूख ना लग जाए तब तक आप कुछ ना खाएं। तो खाना कम बार खाना है और पूरा पचना
पचने देना है, इस पे फोकस रखना है। तो अगला भोजन अंधेरा होने से पहले कर लें, 7:30 बजे से पहले पहले अगला भोजन कर लेना है। और रात में दाल नहीं खानी है, सब्जी खानी है, तरीदार सब्जियां ज्यादा खानी है, इसका हमें ध्यान रखना है। सादा खाना होना चाहिए। और उसके बाद हमें दूध तुरंत नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध का सब्जी के साथ मेल नहीं होता। लगभग आधा घंटे रुकने के बाद हमें रात का दूध भोजन के बाद पी लेना चाहिए। तो और इसमें सबकी अलग अलग भूख लगने की प्रक्रिया होगी अपने अपने शरीर के अनुसार। कुछ लोगों को 4 घंटे में भूख लग जाएगी, कुछ को 5 में, कुछ को 6 में। तो जिनकी जैसी अग्नि होगी, यानी जिनका हाजमा जैसा होगा, लेकिन 4 घंटे से पहले भोजन नहीं करना। यानी अगर आपने 12-1 बजे भोजन किया था, तो अगला भोजन आप 5-6 बजे करीब कर सकते हैं। तो उसके बीच में आप कुछ ना खाएं। अगर बहुत ही ज्यादा भूख लगती है तो आप बहुत हल्की चीजें खा सकते हैं, जैसे भुने हुए चने या खील या एक आधा अनार फिर से खा लिया। तो ऐसी चीजें आप खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स अगर आपको खाने हैं तो शाम के भोजन के साथ आप खाइए। वो इसलिए क्योंकि शाम को शाम मतलब रात से पहले, रात को नहीं, रात से पहले अगर आप भोजन करें तो उस भोजन से पहले या उस भोजन के साथ में थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। हाँ, अखरोट को दूध के साथ कभी नहीं खाना चाहिए, वो विरुद्ध आहार में आता है। दूध के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विरुद्ध आहार में आती है। खट्टे फलों को दूध के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। मैंगो शेक वगैरह बना के हम पीते हैं कई बार, लेकिन उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि आम जो है वो मीठा ही हो। खट्टे आम को मैंगो शेक की फॉर्म में हमें नहीं पीना है। या केले को भी दूध के साथ शेक बनाने से बचना चाहिए। बना के पी सकते हैं, लेकिन जब अच्छी भूख लगी हो तभी पिए, और अगले भोजन को हम समय दे सकें तभी पिए। तो ये कुछ बातें थी भोजन से संबंधित। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि पानी के बारे में क्या हमें करना चाहिए, आजकल एक आम धारणा बनी हुई है कि लगभग 5 से 6 लीटर पानी हर व्यक्ति को दिन में पीना चाहिए। और कई लोग सुबह सुबह उठते ही तांबे के पात्र में रख के 1-2 लीटर पानी पीते हैं। तो सुबह जैसी हमारी चर्चा हुई थी, कफ का काल होता है सुबह सुबह, और कफ के काल में अगर आप इतना सारा पानी पिएंगे तो आपका हाजमा फिर से मंद हो जाएगा, आपको नुकसान हो सकता है। आयुर्वेद कहता है कि एक बार जब हमें प्यास लगे, मतलब सबकी शरीर की तासीर अलग अलग है, किसी का वात प्रकृति है, किसी की कफ प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति है। कफ प्रकृति वालों को कम प्यास लगेगी स्वभाव से, तो वो कम ही पानी पिए। अपना शरीर हमें खुद बताता है कि हमें कब पानी पीना है। जब हमें प्यास लगे, जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना चाहिए। मौसम के अनुसार पीना चाहिए। सर्दियों में थोड़ा गुनगुना पीना चाहिए, गर्मियों में ठंडा, लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, मटके का ही पानी पीना चाहिए। जितना ठंडा बर्फ वाला पानी पिएंगे उतना ही वो हाजमे को कमजोर बनाता चला जाएगा, क्योंकि ज्यादा ठंडी चीजें हमारे हाजमे को मंद करती हैं। तो प्राकृतिक रूप से ठंडा यानी मटके का या सुराही का पानी गर्मी के मौसम में पीना चाहिए, ताकि हमारा हाजमा भी ना बिगड़े उससे। तो ये कुछ बातें थी जो हमारे ध्यान रखने लायक थी। अब एक और खास बात जो हमें दिनचर्या में ध्यान रखनी है, बार बार ना खाने को एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे बाहर हम कुछ पकाते हैं, चावल पकाते हैं, गैस के ऊपर हमने चावल चढ़ा दिए और पानी डाल दिया उसके अंदर। अगर हम सूखे चावल चढ़ाएंगे तो वो नहीं पच पाएंगे। ऐसे ही हमें भोजन सूखा नहीं खाना, कुछ लिक्विड यानी छाछ, रात में दूध, ये जरूर लेना है। लिक्विड लेने से, तरीदार भोजन लेने से वो अच्छे से पचता है, और उसमें थोड़ा सा फैट कंटेंट भी होना चाहिए, जैसे घी या तेल में अगर आप छौंक लगाते हैं, ज्यादा नहीं। तेल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तेल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए अच्छा है, मांसपेशियों के लिए तेल अच्छा रहता है। बाकी अगर हम बात करें हमारे बालों के लिए, हमारी आंखों के लिए, आंखों की ज्योति लंबे समय तक चले, उन सब के लिए, दिमाग अच्छा चले, गर्भवती स्त्रियों को खास करके घी का ही सेवन करना चाहिए, तेल का नहीं, ताकि गर्भ के अंदर जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो सके। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स के ऊपर एक बहुत पतली सी शीट होती है, उस शीट का निर्माण जो होता है वो होता है फैट के द्वारा। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हम घी, दूध इनको अपनी डाइट से निकाल दें। कई लोग बहुत ज्यादा डर के कि हमें हार्ट अटैक की समस्या ना हो जाए, इसलिए घी दूध को अपनी डाइट में शामिल नहीं करते, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अभी विरुद्ध आहार के लिए एक प्रश्न आया, दूध और केला विरुद्ध है। दूध और केला तब विरुद्ध है जब हम उसको, दूध और केले को एक साथ
एक साथ मतलब एक बार हम केला खाएं फिर ऊपर से हम दूध पिए अगली घूंट में, फिर हम थोड़ा केला खाएं फिर दूध पिए। अगर हम इसका शेक बना लेते हैं, उसमें शक्कर गुड़ वगैरह इस तरीके की चीजें डालते हैं, तो एक नई तरीके की कल्पना बनने से वो विरुद्ध नहीं रह जाता। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जो अच्छा व्यायाम करते हैं उनके विरुद्ध आहार के कारण होने वाले जो दोष हैं वो भी शांत हो जाते हैं। तो अगर आपने खा भी लिया बाई चांस केला और दूध, तो आप अगले भोजन में गैप दे दो, बहुत अच्छा, और अपनी पूरी भूख आपको अच्छे से लगे ऐसा आप कोशिश करिए, ताकि उससे कोई दोष हुआ भी होगा तो वो शांत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। खट्टी चीजों के साथ हमें दूध नहीं पीना, गर्म चीजों के साथ, तुलसी को सीधा दूध के साथ वैसे नहीं पीना, उबाल के अगर हम लेंगे तो वहां भी कल्पना बदल जाएगी, फिर समस्या नहीं होगी। ऐसे हल्दी में सीधा दूध डाल के पीने से बचना चाहिए, थोड़ा सा उबाल लेना चाहिए उसको, अगर आप दूध में हल्दी मिलाकर पी रहे हैं। कई लोग लगातार बहुत दिनों तक हल्दी मिला के पीते हैं, हल्दी गर्म होती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लगातार, जैसे कोरोना काल में खास करके ऐसा कर रहे हैं सभी लोग, गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं करना चाहिए। सबकी तासीर अलग होती है, आप अपने वैद्य से परामर्श लीजिए, उसके अनुसार ही आप उसको पीना है या नहीं पीना ये डिसाइड करिए। तो लगभग दिनचर्या की सारी बातें हमने कवर कर ली हैं। एक और छोटी बात मैं आपको बताना चाहूंगी अनाज के बारे में, किस तरीके की रोटी खानी चाहिए। अनाज हमेशा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए, जितना बारीक पिसा हुआ अनाज होगा वो पचने में उतना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैदा में को कैसे बनाया जाता है, गेहूं के ऊपर का जो आटा, ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है और फिर उसको बहुत बारीक पीसा जाता है। उससे हम कोई भी पकवान बनाएंगे तो वो पचने में बहुत मुश्किल होंगे। अगर मैदा की कोई चीज खा रहे हैं तो हमारी तभी खाएं जब हमें भूख अच्छी लगे और अगले भोजन में गैप दें, बहुत अच्छा, या अगले समय का उपवास भी रख सकते हैं। तो इनको हमें ध्यान रखना है। घर पे जब भी हम आटा पिसवाते हैं खुद पिसवाना है, मोटा पिसवाना है, पूरे के पूरे गेहूं का पिसवाना है और उसमें से चोकर नहीं हटाना है। तो ये काम हमें करना है। लहसुन के बारे में, लहसुन गर्म होता है तो गर्मी के मौसम में उसका सेवन करने से बचना है। सर्दी के मौसम में और वसंत ऋतु के मौसम में और बारिश के मौसम में, इन 3 ऋतुओं में जो है लहसुन का सेवन अच्छा रहता है, कर सकते हैं। फिर मैं फिर से बोलूंगी, कई लोग पित्त प्रकृति के होते हैं तो वो इन 3 मौसम में भी कम से कम लहसुन का सेवन करें। वात और कफ वाले गर्मी में भी कर लेंगे तो उन्हें समस्या नहीं होगी। तो ये सबकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। बाकी खट्टी जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारे शरीर में पित्त बढ़ाती हैं, तो उनसे भी हमें बचना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जैसे कैरी की सब्जी हमें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, वो हमारे शरीर में खून मतलब पित्त बढ़ा के और रक्त के विकार करवाती है, मोटे तौर पे अगर मैं समझाऊं तो इन बातों का हमें खास करके ध्यान रखना है। और गेहूं और चावल, इन्हीं को अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करना है। क्यों? गेहूं, चावल और तीसरा जौ रूखा अनाज होता है लेकिन हमारे शरीर की धातुओं के अपोजिट नहीं होता। तो जो मोटापे, डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको जौ का सेवन ज्यादा करना चाहिए, और जो दूसरे लोग हैं उनको, मतलब जिनको ऐसी बीमारियां नहीं है, मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, उनको गेहूं और चावल को ही अपनी डाइट में ज्यादा रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बेसन को पिसवा के आटे में ज्यादा मिला देते हैं, तो चने को दाल की फॉर्म में ही ज्यादा खाना चाहिए। बेसन को जितना कम हो सके उतना खाना चाहिए, क्योंकि उसको पीस के हमने बहुत बारीक बना दिया बेसन की फॉर्म में, अब वो पचने में हैवी हो जाता है, और जब वो पचता है तो कॉन्स्टिपेशन कराएगा, अपान वायु को विकृत कर देगा। सुबह दूध में शुंठी और सौंठ वगैरह काफी चीजें लिखी हैं, तुलसी, इन सबको उबालकर पी सकते हैं। तब पीना चाहिए जब कोई समस्या हो, लगातार नहीं पीना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो दिनचर्या की शुरुआत दूध से या दूध में ये सब चीजें उबाल के नहीं करनी चाहिए। जैसे ही हमने डिस्कशन किया, अभी मैंने आपको बताया, उसी तरीके से सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। तो आटे के ऊपर हम थे, चावल और गेहूं को ही अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करना चाहिए। मैदा, बेसन, इनको आटे में नहीं मिलाना चाहिए। बेसन को, जो बाजार में जो आटा आता है वो बहुत सफेद होता है, क्योंकि लगभग मैदा जैसा होता है। उस गेहूं के ऊपर का जो ब्राउन हिस्सा है उसको निकाल दिया जाता है, फिर उसको बारीक पीस के बनाया जाता है, तो वो पचने में बहुत हैवी हो जाएगा। इसलिए अपना आटा खुद पिसवाना चाहिए। गेहूं और चावल हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे शरीर में ओज बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हीं का सेवन
ज्यादा करना चाहिए। अब कई लोग ऐसे होंगे जो मोटापे से पीड़ित हैं, तो उनकी समस्या है कि गेहूं चावल से वजन बढ़ जाता है, तो उनको चावल तो नहीं खाना है, गेहूं उनको पुराना खाना है। चावल भी अगर वो लाल चावल खाते हैं पुराना तो कोई समस्या नहीं होगी। पुराना मतलब 1 साल पुराना, पिछले सीजन का अगर आप अनाज ले लेंगे तो उसके अंदर थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है। अब वो उतना कफ नहीं बढ़ाता जितना नया अनाज बढ़ाता है। तो इसलिए नॉर्मल सर्दी के मौसम में हमें नया अनाज खाना चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में हमारी भूख बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा लड्डू वगैरह जो पकवान बनाए जाते हैं वो सर्दी के मौसम में ज्यादा बनाए जाते हैं। तो सर्दी के मौसम में नया अनाज खा सकते हैं, लेकिन बाकी के मौसम में हमें पुराना ही गेहूं और चावल खाना चाहिए पिछले सीजन का। इसके लिए हमें, अगर हम खुद खेती करते हैं तो हमें खुद उसको स्टोर करने के तरीके पता होने चाहिए, ताकि वो खराब ना हो, हवा और धूप लगे इस तरीके से। आजकल टंकी में हम उसको बंद करके रखते हैं तो उसकी वजह से वो जल्दी खराब हो जाता है। चावल में बासमती चावल और अलग अलग वैरायटी के चावल खैर आते हैं, लेकिन उनको खाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा बहुत पचने में कोई हल्का होगा, कोई थोड़ा सा हैवी होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पॉलिश किया हुआ चावल ना हो। अगर ऐसा संभव हो तो आप प्रयास करिए कि बिना पॉलिश किया हुआ चावल लें और उसको धोकर। आजकल एक ब्राउन राइस का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, जिसमें करते क्या है कि धान, ओरिजिनली वो धान होता है, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको कूट के निकाल दिया जाता है और अंदर का हिस्सा जो सफेद होता है वो बाहर बचता है। तो अगर आप उसको नहीं निकालेंगे, वो ब्राउन वाला पार्ट चावल के ऊपर जितना ज्यादा रहेगा, जिसको ब्राउन राइस बोलते हैं, उतना वो पचने में हैवी होगा। तो आयुर्वेद के अनुसार हमें उसको हटा देना चाहिए। हटाने के बाद वो हल्का बनेगा और हल्का बनने के बाद हम उसका सेवन पका के कर सकते हैं धोने के बाद। उससे वो पचने में आसान होगा। चावल में घी का सेवन डाला जा सकता है आराम से, कोई समस्या नहीं। अगर आपका हाजमा अच्छा है तो घी का सेवन लगभग सभी को करना चाहिए अगर हाजमा सही है और किसी तरीके की बीमारी नहीं है। तो अगर बीमारी है, मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, तो नहीं करेंगे, वैद्य के परामर्श से करेंगे। कितना करना है, कौन सा घी लेना है, ये सब बातें देख के करनी है। भैंस के घी को खाने से बचना है, गाय के घी को ज्यादा शामिल करना है डाइट में, क्योंकि वो नुकसान नहीं करता है, वो हमारे हार्ट डिजीज भी नहीं होने देगा जो गाय का घी है। लेकिन भैंस का घी में फैट कंटेंट ज्यादा होता है। अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो आपको समस्या हो सकती है फिर उससे। तो ये कुछ खास बातें थी जो दिनचर्या में हमने जानी। कुछ रह गया होगा तो आप पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे धान्य भी होते हैं जिनको कुधान्य के नाम से जाना जाता है, जैसे सामा चावल, जैसे रागी। अब ये हर जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। ओट्स भी उन्हीं में आता है, और जैसे ज्वार होता है, बाजरा होता है। इनको रेगुलर अपनी डाइट में कभी शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको जब हम रेगुलर शामिल करते हैं अपनी डाइट में तो वात बढ़ जाता है हमारे शरीर में। तो इसलिए मल्टीग्रेन आटे का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, क्योंकि मल्टीग्रेन आटे में जो नॉर्मल गेहूं का आटा है उसको हम पुराना खाएंगे तो उतना ही फायदा करेगा। गेहूं का आटा नुकसान नहीं करेगा, कफ नहीं बढ़ाएगा। तो इसलिए जो दूसरे जो ज्वार है या फिर चना है, इनके आटे को हम गेहूं में मिला के उसको पचने में मुश्किल बना देते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं होने लगेगी और शरीर में वात बढ़ने लगेगा। तो नॉर्मली अनाज में हमें गेहूं और चावल को ही मुख्य रूप से रखना है। अगर कोई बीमारी है तो जौ को हम रखें, और अगर दूसरे हमें अनाज खाने भी हैं जैसे सामा, रागी या कांगनी एक आता है, तो इन सबको आप खा सकते हैं। मोटापे में ये बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन वैद्य के परामर्श से और थोड़ा गैप दे दे के खाएं। और वसंत ऋतु में इनको ज्यादा खाएं, क्योंकि वसंत ऋतु में शरीर में कफ सबसे ज्यादा बड़ा होता है, तो उस समय पर आप इनको अपनी डाइट में ला सकते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में हमें ओज की, रस की बहुत जरूरत होती है, उस समय पर आप इनको बिल्कुल भी ना खाएं। उस समय चावल को आप ज्यादा अपनी डाइट में रख सकते हैं, और पुराने गेहूं को। गेहूं पचने में हैवी होता है, चावल पचने में हल्का होता है, और गेहूं पुराना ले लेंगे तो वो भी पचने में थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो ऐसे युक्ति लगानी पड़ती है हर मौसम के अनुरूप। तो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की बात, दिनचर्या की बात हमने कर ली, खाने पीने से संबंधित बातें हमने सीखी। अब हम ऋतुचर्या पे आते हैं। खैर इसमें बहुत सारी बातें ऋतुचर्या से संबंधित भी हमारी कवर हो गई, लेकिन फिर भी शॉर्ट में ऋतुचर्या है क्या उसको समझते हैं हम। भारत में 6 ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि 2 तरीके के काल होते हैं सूर्य की गति के आधार पर। एक में जब सूर्य उत्तर
उत्तरायण में होता है और एक जब सूर्य दक्षिणायन में होता है। तो उत्तरायण वाली 3 ऋतुएं हैं, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। इन 3 ऋतुओं को हम आदान काल बोलते हैं। आदान मतलब आददाति क्षपयति पृथिव्याः सौम्यमंशं प्राणिनां च बलमिति, यानी ऐसा काल जो ले लेता है हमारे शरीर से सौम्य अंश को। यानी आप देखिए शिशिर ऋतु यानी सर्दी जब जाने वाली होती है, लगभग जनवरी फरवरी का महीना, उस समय पर हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बल होता है। देखिए हर ऋतु जो होती है उसका हमारे शरीर पे एक अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। फिर से प्रकृति से सामंजस्य बिठाना है हमें, तो हमें मौसम को समझना है और वो मौसम हमारे शरीर में क्या असर डाल रहा है। 2 तरीके के असर हमें ध्यान रखने हैं, एक अग्नि पर क्या असर डाल रहा है और एक कौन सा दोष हमारे शरीर में बढ़ा रहा है। अग्नि पर क्या असर डाल रहा है मतलब हमारी अग्नि उस मौसम की वजह से कम हो रही है, यानी हाजमा हमारा मंद पड़ रहा है या अच्छा हो रहा है। और दूसरा दोष कौन सा घट बढ़ रहा है उस मौसम के प्रभाव के कारण। तो सबसे पहला आदान काल जिसमें 3 ऋतु आती है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, और दूसरा विसर्ग काल। इनमें लगातार हमारा बल कम होता है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ग्रीष्म में गर्मी के मौसम में सबसे कम बल होता है हमारे शरीर में। अब हम बढ़ते हैं विसर्ग काल की तरफ। विसर्ग मतलब विसृजति जनयति पृथिव्याः सौम्यमंशं प्राणिनां च बलमिति। जब हमारे शरीर में बल आए, यानी गर्मी में सबसे कम बल था, फिर वर्षा में भी सबसे कम बल है, लेकिन शरद में थोड़ा बल बढ़ा सितंबर अक्टूबर के महीने में, और फिर जैसे ही हेमंत ऋतु आई, सर्दी का मौसम आया, फिर से नवंबर दिसंबर आए, तो हमारे शरीर में बहुत अच्छा बल हो गया। तब सूर्य दक्षिणायन में होता है। तो इस हिसाब से पूरे साल को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, आदान काल, विसर्ग काल, और 6 ऋतुओं में बांटते हैं। अब यहाँ पे जैसे दक्षिण भारत वाला जो एरिया है, वहां पे सर्दी की ऋतुएं 2 नहीं होंगी, वहां बारिश की मौसम 2 होते हैं, क्योंकि बारिश लंबी चलती है वहां पर और सर्दी वहां बहुत कम होती है। तो वहां सर्दी का मौसम 2 ही महीने का मानेंगे, बारिश का 4 महीने का मान लेंगे। लेकिन उत्तर भारत में सर्दी का मौसम 4 महीने का मानेंगे, बारिश का 2 ही महीने का मानेंगे। तो अलग अलग जगह के हिसाब से मौसम में भी कुछ परिवर्तन होता रहता है। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम समझे, एक तो हमें ऋतु का लक्षण समझना है कि वो ऋतु कैसे आई। कई बार जरूरी नहीं है कि हम समझे कि शिशिर ऋतु सिर्फ जनवरी फरवरी में होगी, तो लक्षण जानना जरूरी है कि वसंत ऋतु कब आएगी। वसंत ऋतु तब आएगी जब हमें एकदम से धूप महसूस होना शुरू हो जाए, सर्दी के तुरंत बाद हम बाहर निकले और वो धूप हमें चुभने लगे, तो हमें समझ लेना चाहिए वसंत ऋतु आ गई है। शरद ऋतु कब आएगी? बारिश के मौसम में मौसम थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन फिर से सूरज की गर्मी हमें चुभने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए शरद ऋतु आ गई। और जब हमें वो धूप अच्छी लगने लगे तो मतलब अब सर्दी का मौसम आ गया, हेमंत ऋतु आ गई है। तो इस तरीके से हम हर ऋतु को लक्षणों के आधार पर भी समझ सकते हैं। उसके आधार पर कोई ऋतु जरूरी नहीं कि 2 महीने चले, कभी कभी कोई ऋतु 1.5 महीने की भी हो जाती है, कभी कभी कोई ऋतु 1 महीने की भी हो जाती है। मतलब लक्षणों पे डिपेंड करेगा कि मौसम और जलवायु के परिवर्तन की वजह से ऋतुएं कम ज्यादा समय की होती रहती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 2-2 महीने में 6 ऋतु करके 12 महीने माने जाते हैं। अब समझिए कि किस ऋतु में कौन सा दोष बढ़ता है। तो हम शुरू करते हैं सर्दी के मौसम से। हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर, जैसे ही बाहर का तापमान गिरने लगता है तो उसके 2 असर पड़ते हैं। हमारे शरीर की जो ऊष्मा है उस ठंड की वजह से बढ़ जाती है और हमारे उदर में स्थित हो जाती है, जठराग्नि में स्थित हो जाती है, जिसकी वजह से हमें भूख अच्छी खुल के लगने लगती है। तो जब भूख अच्छी लगेगी तो हमें भोजन को भी खाना पड़ेगा उसके अनुसार। अगर हम ठीक से भोजन नहीं लेंगे, यानी हम नया अनाज नहीं खाएंगे, हम घी को, दूध को, दही को, उड़द की दाल को, इनको अपनी डाइट में शामिल नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वात बढ़ेगा हमारे शरीर में। क्यों? आयुर्वेद का एक सामान्य नियम है, आहारम पचति वह्निर दोषानाहार वर्जितः धातुन क्षीणेषु दोषेषु जीवितम देह संशयात्। आहारम पचति वह्नि, अग्नि आहार को पचाती है सबसे पहले, अगर उसको आहार नहीं मिला तो दोषान, दोषों को पचाती है। दोषान आहार वर्जित, यानी जो भी वात पित्त कफ हमारे शरीर में बढ़ गए हैं उनको पचाती है। और यही लंघन का कॉन्सेप्ट है, आपको खाना खाने के बाद उसको पूरा पचे
और फिर थोड़ा सा गैप, जब तक आपको अच्छी भूख ना लगे तब तक आप गैप दीजिए, क्योंकि उससे आपके शरीर में कोई भी थोड़े बहुत वात पित्त कफ बढ़ गए हैं तो वो पच जाएंगे अपने आप, यानी वो कम हो जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे भूख लगने से। लंघन का इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया ना कि यीस्ट के सेल में सारी गंदगी की सफाई हो गई लंघन करने से, समय देने से। तो ऐसे ही अगर हम समय दे देंगे अगले भोजन के लिए अच्छी भूख लगने तक, तो हमारे वात पित्त कफ शांत हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि हम खाने में हर चीज में पहचान के सोच समझ के विचार कर सके कि इससे वात पित्त कफ क्या बढ़ेगा, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अगले भोजन में हम पर्याप्त गैप दें ताकि वात पित्त कफ जो भी बढ़े हैं वो हमारे शांत हो जाए। ऐसा भी नहीं कि ज्यादा उपवास कर दें, ज्यादा उपवास करने से फिर ज्यादा उपवास करने से क्या होगा, फिर दोष तो पच गए लेकिन अब धातुन क्षीणेषु, धातुएं हमारी पचने लगेंगी, यानी हमारे सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा और वात बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सर्दी के मौसम में भूख अच्छी लगती है, तो अगर हमें उसको पर्याप्त भोजन नहीं देंगे तो हमारे शरीर में वात बढ़ेगा। इसलिए सर्दी के मौसम में भोजन थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए, यानी 9-10 बजे तक। गर्मी में हम 11 बजे तक भी करेंगे तो भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि हाजमा कमजोर होता है। तो सर्दी के मौसम में 9-10 बजे तक कर लें, घी पर्याप्त मात्रा में लें, और उस मौसम में हम पकवान अच्छे से खा सकते हैं, जैसे पराठे, पूड़ी, छोले, राजमा, उड़द की दाल से बने कुछ पकवान, और फिर मतलब पचने में गुरु भोजन हम करें, और फिर अगला भोजन हम रात में फिर से 2 काल भोजन ही करेंगे लेकिन गुरु भोजन करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम सर्दी के मौसम में शामिल कर सकते हैं। गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स ना खाएं क्योंकि वो पित्त भी बढ़ा देंगे, पचने में भी मुश्किल है, तो कोई फायदा नहीं होगा। शरद ऋतु में ड्राई फ्रूट्स ना खाएं क्योंकि वो गर्म है, पित्त को बढ़ा देंगे। सर्दी के मौसम में हमें जरूरत है उसकी, तो सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट्स का सेवन, लड्डुओं का सेवन, खीर का सेवन, ऐसे ऐसे बहुत तरीके के पकवानों का सेवन किया जा सकता है। रात में खास करके दूध से बने पकवानों को खाना चाहिए, रात में दही और छाछ कभी नहीं खाना चाहिए। तो ये एक बात हो गई सर्दी के मौसम वाली। बाकी सामान्य चीजें हम जानते हैं कि क्या क्या करनी चाहिए हमें। सामान्य चीजें, गर्म पानी से नहाना चाहिए। सर्दी के मौसम में बल हमारे शरीर में अच्छा रहता है क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं, तो व्यायाम हम ज्यादा कर सकते हैं, तो ज्यादा व्यायाम करना चाहिए हमें। सर्दी के मौसम में दिन में नहीं सोना चाहिए, किसी भी मौसम में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से हमारे शरीर में कफ और पित्त, ये 2 दोष बढ़ते हैं। एसिडिटी जिनको रहती है उनकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो दिन में सिर्फ गर्मी का मौसम एक ऐसा मौसम है जब हम दिन में सो सकते हैं, क्योंकि गर्मी में हमारे शरीर में सबसे कम बल रहता है, सूर्य का प्रकोप ज्यादा होता है, हमारे शरीर का स्नेहांश कफ कम हो जाता है, इसलिए गर्मी में 1-1.5-2 घंटा सोया जा सकता है ताकि उस कफ को फिर से प्राप्त किया जा सके। लेकिन दूसरे मौसम में सोएंगे अगर आप, जब बल ठीक था, तो हमारा कफ बहुत बढ़ जाएगा शरीर में और पित्त भी बढ़ जाएगा, हाजमा खराब होगा। हाँ, अगर आपकी नाइट ड्यूटी है या आपको बहुत थकान वाला आप कुछ काम करते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई का आपका काम है, बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन वाला कोई काम है, तो आप दिन में सो सकते हैं दूसरे मौसम में भी। लेकिन ध्यान रखें कि जब आपने भोजन कर रहे हैं उसके बाद कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद सोएं, ताकि वो भोजन की पचने की प्रक्रिया ठीक ठाक हो चुकी हो। अगर आप तुरंत सो जाएंगे तो वो भोजन बहुत देर तक नहीं पचेगा, हाजमा बिल्कुल मंद हो जाएगा। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। सर्दी के मौसम की हमने बात कर दी। अब जो शिशिर ऋतु है, जनवरी फरवरी का महीना जब ठंड रहती है, उसमें भी इन्हीं चीजों का पालन करना है। ठंड में ज्यादा नहीं घूमना है, अंदर रहना है, गर्म जगह पर रहना है और गर्म चीजों का ही सेवन करना है। अब व्यायाम जरूर करना है। अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो सर्दी के मौसम में जब हमने इतने पकवान खाए और उसकी वजह से हमारे शरीर में थोड़ा थोड़ा कफ इकट्ठा होने लगता है, और जैसे ही वसंत ऋतु का मौसम आता है, वसंत यानी मार्च अप्रैल का मौसम जब आता है, तो गर्मी की वजह से, सूर्य की गर्मी की वजह से वो जो कफ है वो पिघलने लगता है। पिघलने लगता है मतलब अब शरीर में ऐसे हमें कफ बिल्कुल नहीं दिखाई देगा कि वो पिघल रहा है। ये थोड़ी बात वैसी लग सकती है, लेकिन इसको लक्षणों के आधार पर समझा जा सकता है। वसंत ऋतु आते ही भूख लगना कम होने लग जाएगी और सिर में भारीपन लग सकता है। बीमारियां हमें सबसे ज्यादा वसंत ऋतु के मौसम में होती हैं। जैसे आप कोरोना के लिए आप देख लीजिए, पिछले साल भी मार्च के मौसम में ही ज्यादा फैला था और इस साल भी। और अगर आप ध्यान देंगे तो चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र 2 मौसम में ही आते हैं। चैत्र में यानी जब वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु मार्च अप्रैल का महीना जब आता है,
तो शुरुआत में चैत्र नवरात्र आते हैं, तो ये बहुत साइंटिफिक रीजन है कि हमें उस वक्त उपवास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कफ बढ़ गया। अब उपवास का विकृत स्वरूप समय के साथ में आ गया हमारे सामने। कैसे? हम देखते हैं कि कई लोग या तो पूर्ण उपवास कर लेते हैं, या कई लोग उपवास करेंगे तो रात में आलू, दही, कुट्टू की पकौड़ी, इस तरीके के पकवान खाते हैं। दोनों ही गलत तरीके हैं उपवास के, और ये जो हमारा स्वस्थ रहने का जो उद्देश्य था उपवास के द्वारा, उसको बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करते। इसके बजाय उल्टा बीमारी नई पैदा करवा देते हैं। क्यों? एक सामान्य सा नियम है, हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो अगर हम उस हवन कुंड में एक साथ बहुत सारी लकड़ी डाल देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, और अगर हम बिल्कुल लकड़ी ना डालें तो भी थोड़ी देर बाद वो अग्नि बुझ जाएगी। लेकिन अगर हम लगातार थोड़ी थोड़ी लकड़ी उसमें डालते रहेंगे, घी डालते रहेंगे, तो वो अग्नि बनी रहेगी। ठीक यही सिद्धांत है। अगर हमें उपवास करना है तो कम से कम एक बार दिन में जरूर खाएं, और वो दिन के समय पर खाएं, रात के समय नहीं, क्योंकि रात के समय कफ का काल था और दिन भर तो हम भूखे रह के हमने अपनी अग्नि को कमजोर बना लिया। जब हम बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं तो हमारी अग्नि फिर से मंद पड़ जाती है, और कमजोर बना लिया, और फिर हम रात को कुट्टू की पकौड़ी, दही, आलू खाएंगे तो अब हमारा हाजमा और मंद हो जाएगा। तो एक बार भोजन करें, दिन में करें, तरीदार भोजन करें और रसदार भोजन ज्यादा करें, फलों को अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करें, क्योंकि हम दिन भर फिर कुछ नहीं खाने वाले हैं, तो उसकी पूर्ति हमें एक ही समय के भोजन में करनी है। तो दिन के समय, पित्त के काल में हमें भोजन करना चाहिए उपवास के समय। लेकिन कई उपवास, अब श्रद्धा के कारण कई लोग रखते हैं उपवास जिनमें हमें दिन भर भूखा रहना पड़ता है, जैसे कुछ करवा चौथ के उपवास हैं, या अलग अलग धर्म और उसके अनुसार अलग अलग तरीके के उपवास हो सकते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को अगर दिन भर उपवास करना ही है तो रात को फिर उन्हें बहुत हैवी चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे पूरी, पराठे, आलू वगैरह या और किसी तरीके के पकवान। रात को उनको हल्के भोजन से उपवास खोलना चाहिए, क्योंकि उनकी अग्नि अब मंद हो गई, हाजमा कमजोर हो गया। तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेसिपी आयुर्वेद में बताई है, धान की जो लाजा होती है वो सबसे पचने में सबसे हल्की चीज है। धान मतलब चावल, और उसको जब हम आग में पका लेते हैं, उसकी लाजा जो खील होती है, प्रसाद में जो खील मिलती है वो धान की लाजा होती है, वो पचने में सबसे ज्यादा हल्की होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी चीज को अग्नि में भूनते हैं उसका जलियांश खत्म हो जाता है, तो वो पचने में बहुत हल्की बन जाती है। और चावल वैसे ही पहले से पचने में हल्के थे, और उनको हमने भून के उनका जलियांश बिल्कुल निकाल दिया, तब वो और हल्के हो गए। उसकी हमें पेया बनानी चाहिए। पेया मतलब, पेया उसका नाम ही इसलिए पड़ा ताकि वो पीने लायक बन जाए। कैसे बनाएंगे? दूध में उनको पकाएंगे, लिक्विड सा रखेंगे, और उसमें थोड़ी शक्कर मिला सकते हैं। अगर नमकीन खाने का मन है तो उसको पानी में भी उबाल के कुछ मसाले डालकर, थोड़ा घी डालकर उसको पिया जा सकता है, या दूध में भी पी सकते हैं। तो अगर उपवास खोलना है तो इस तरीके से उपवास खोलें दिन भर का। अगर साइंटिफिक तरीके से उपवास करेंगे तो हमारे शरीर में कफ नहीं बढ़ेगा, और कफ नहीं बढ़ेगा तो बीमारियों की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। क्या आप जानते हैं, एक मॉडर्न मेडिकल साइंस, आयुर्वेद तो ये कहता है कि कोई भी तरीके का बुखार, चाहे वो कोरोना हो या किसी भी तरीके का बुखार हो, वो तब तक नहीं होगा जब तक आपके शरीर में दोष नहीं बढ़ेंगे, आपका हाजमा कमजोर नहीं होगा। तो उसके मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी एक रिसर्च हुई है। अगर आपका कोई ग्रुप होगा तो मैं उस पर रिसर्च पेपर भी भेज दूंगी, या आप खुद भी सर्च कर सकते हो उसको गूगल पे। अभी एक रिसर्च हुई है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेंट वाली डाइट लेते हैं ज्यादा, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, तो उससे हमारे शरीर में कोई भी इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो होता है वो बढ़ता है। और एक और माइन्यूट लेवल की उन्होंने रिसर्च करी है कि नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर के सेल्स में इकट्ठा हो जाता है बढ़ के, यानी वो पचा नहीं, पाचन नहीं हुआ हमारे शरीर में, क्या है ये कफ ही तो है, बढ़ा हुआ कफ, तो तब हमारे शरीर में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट उस सेल के अंदर घुस सकता है, क्योंकि जब वो कार्बोहाइड्रेट उसके ऊपर जमा होगा तभी उसको एंट्री मिलेगी सेल के अंदर। और एक बार जब वो सेल के अंदर आ गया तो उसने हमारा जो न्यूक्लियस था, जिसके अंदर हमारा जीनोम था, डीएनए, आरएनए था, उसको हाईजैक कर लिया एक तरीके से उसने, और फिर खुद रेप्लिकेट होना शुरू हो गया, यानी मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, और आगे आगे के सेल में बढ़ता गया और हमारी बीमारी बढ़ती गई।
तो इसलिए अगर हमें जुकाम बुखार कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे पहला उपाय हमें करना है, हाजमे को ठीक करना है और जो दोष बढ़ा है उसको सही करना है। ये आयुर्वेदिक साइंटिफिक तरीका है बीमारी को सही करने का। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स, वसंत ऋतु की बात चल रही है इसलिए प्रसंग की वजह से मैं आपको बता रही हूँ, बोलते हैं कि बीमार हो जाते हैं। कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं, कई बार पेशेंट्स के दिमाग में ऐसा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हमें लेने हैं ताकि हम बहुत जल्दी कोरोना से या किसी भी बीमारी से ठीक हो जाएं। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक समय का भोजन छोड़ देना चाहिए ताकि जो पचा नहीं था वो पचे, हमारा हाजमा ठीक हो। और उस बीच में हमें गर्म पानी घूट घूट करके पीना चाहिए। और फिर हमें डाइट कैसी लेनी चाहिए, फल, ड्राई फ्रूट्स, इनसे बचना चाहिए। हमें सिर्फ पतला, जैसे दलिया हम ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं। फिर और भूख थोड़ी खुले तब हम थोड़ी चपाती भी उसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा चावल भी ले सकते हैं बाद में। दूध या फैट, घी, तेल, ड्राई फ्रूट्स, इनको, स्प्राउट्स, फलों को, फल क्योंकि ठंडे होते हैं तो जो ऐसी बीमारियां हैं जैसे कोरोना जैसी जिनमें गला खराब होता है शुरुआत में, उनको हमें नहीं खाना चाहिए। कब? जब हम बीमार हो, गला खराब हो। तो पहले हाजमे को ठीक करना है, पसीना निकलने देना है शरीर से। तो वसंत ऋतु में सामान्य तौर पे होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो यही होती हैं, गला खराब होना, बुखार होना। वो अगर हम मौसम के अनुरूप प्रकृति से तालमेल बना के अगर हम चलेंगे, वैसा ही हम खान पान और भोजन करेंगे तो वो बीमारी हमारी वहीं सही हो जाएगी। वायरस का रेप्लिकेशन, हमारा आगे बढ़ने से वायरस रुक जाएगा और हमें बुखार या फेफड़ों में इंफेक्शन जाने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो डाइट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है हमारी हेल्थ। तो वसंत ऋतु में हमारी अग्नि बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि सर्दी के मौसम में जो कुछ भी हमने खाया था वो ठीक से नहीं पचा, शरीर में कफ बढ़ गया जिसके कारण अग्नि मंद हो गई। तो सबसे पहला काम वसंत ऋतु में व्यायाम जरूर करना है और ज्यादा व्यायाम करना है। दूसरी बात, दिन में बिल्कुल नहीं सोना, क्योंकि वसंत ऋतु में दिन में सोएंगे तो कफ और ज्यादा बढ़ेगा। तीसरी बात, बिल्कुल हल्का भोजन करना है, मीठी चीजों से खास करके परहेज करना है, ऐसा हमें करना है। तो इतना हम करेंगे तो कफ हमारा कम रहेगा। साथ में अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लहसुन, इनको हम थोड़ा थोड़ा खाने में डाल सकते हैं, ज्यादा भी नहीं कि हमें अल्सर हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए। अपनी तासीर के हिसाब से वैद्य का परामर्श लेके या थोड़ा बहुत युक्ति से हम इनका सेवन वसंत ऋतु में कर सकते हैं। अनाज में पुराना ही अनाज वसंत ऋतु में खाना चाहिए। नया अनाज खाने से कफ बढ़ने की समस्या हो जाएगी, ज्यादा बीमारियों की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। इस मौसम में खास करके जो दूसरे अनाज हैं जैसे सामा चावल और क्या रागी, कांगनी, जौ, इनको अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करना चाहिए। जो रूखे अनाज हैं जो कफ नहीं बढ़ाते, तो इनको 2-3 दिन में एक बार अनाज रोटी के रूप में, दलिए के रूप में, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में कुछ कुछ बना के खाया जा सकता है। दूध का सेवन कम करना चाहिए वसंत ऋतु में, पतले दूध का या गाय के दूध का ही सेवन करना चाहिए। दही नहीं खाना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गुनगुना ही पीना चाहिए। तो ये उपाय वसंत ऋतु के हैं। वसंत ऋतु के बाद गर्मी का मौसम आता है तो बहुत खट्टी चीजें, ज्यादा मसाले, लहसुन, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, इन सब से हमें गर्मी के मौसम में बचना है। थोड़ा बहुत खाना है जिनसे ऐसा भी ना हो कि हाजमा हमारा बिल्कुल ही ठीक ना रहे, तो हाजमे को बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत खाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाए। गर्मी के मौसम में पित्त और वात, ये दो दोष बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। तो गर्मी में हमें कफ बनाने वाली चीजें खानी है, ठंडी चीजें खानी है। ठंडी मतलब प्राकृतिक रूप से जो ठंडी है, जैसे दूध का ज्यादा सेवन करना है, चावल का ज्यादा सेवन करना है, पुराने गेहूं का सेवन करना है, सब्जियों में तेल का इस्तेमाल नहीं करना, ज्यादा मिर्च मसाले वाली सब्जियां नहीं खानी है, शक्कर, प्राकृतिक रूप से बनी हुई शक्कर का इस्तेमाल करना है, और भोजन के बीच में गैप जरूर देना है। तो ये बातें हमें गर्मी के मौसम में, पानी ठंडा मटके या सुराही का पीना है। तो ये चीजें हमें गर्मी के मौसम में ध्यान रखनी है। गर्मी के बाद जो हमारी अगली ऋतु आती है वर्षा ऋतु, बारिश का मौसम, उसमें भी हमें बीमारियां होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो उस मौसम में हमें क्या करना है, खास करके अपने हाजमे को ध्यान में रखना है। जब बारिश होती है तो तीनों दोष हमारे शरीर में प्रकोपित होते हैं,
ठंड की वजह से दो दोष हमारे शरीर में बढ़ते हैं, वात और कफ, और जिसकी वजह से हमें जुकाम या बुखार होने की संभावना खास करके रहती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अपने हाथ पैरों को पे तेल की मालिश करनी है, गले पर, नाक में, कान में थोड़ा सरसों का तेल लगाना है ताकि वो गर्म रहे। एसी में नहीं रहना है, कूलर में भी नहीं रहना है। तापमान पूरे साल भर जो हमें हमारे शरीर के अनुसार ही तापमान बना के रखना है। जैसे हमारा 37 डिग्री के आसपास सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो हमें 30 से 40 के बीच के तापमान में कृत्रिम रूप से जो हम बनाते हैं, आजकल बहुत लोग एसी में बहुत ज्यादा रहते हैं, एसी में रहने से चिड़चिड़ापन, शरीर में रूखापन आना, वात दोष का बढ़ना। अगर एसी चला भी रहे हैं तो उसका तापमान हमें मेंटेन करना है 30 के आसपास। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है बारिश के मौसम में खास करके, या कोरोना की जो समस्या होती है जिसमें हमें खास करके एसी को छोड़ देना है, पसीना शरीर से आना चाहिए, पंखा बिल्कुल कम होना चाहिए। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है मौसम के अनुसार। अगर एसी में हम रहेंगे तो बीमारी हमारी बढ़ेगी, ठंड में ज्यादा रहेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। तो ऐसे बारिश के मौसम में दही का सेवन किया जा सकता है, दूध का सेवन कम करना है, मिर्च मसाले ठीक ठाक सेवन किए जा सकते हैं इस मौसम में, तेल का प्रयोग कर सकते हैं इस मौसम में आराम से, लेकिन ज्यादा नहीं, कम मात्रा में ही किया जाए। और मसाले, सभी मसाले जैसे थोड़ा सा लहसुन, अदरक, काली मिर्च वगैरह को थोड़ा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इस मौसम में हमारे शरीर में पित्त इकट्ठा होने लगता है। जब बारिश होती है तो उसकी वजह से जितने भी फल, सब्जियां वगैरह जो भी होते हैं, उनका विपाक अम्ल हो जाता है। विपाक यानी पचने के बाद हमारे शरीर में कौन सा दोष बढ़ेगा उनसे, उसको कहते हैं विपाक। और हर खाने की चीज का एक विपाक होता है। तो जब भी इन चीजों का अम्ल विपाक हो जाएगा तो ये हमारे शरीर में पित्त को इकट्ठा करवाएंगी। और ऐसे में फिर जैसे ही शरद ऋतु आएगी, शरद यानी बारिश के बाद सितंबर अक्टूबर का जब महीना आएगा, एकदम से धूप तेज होने लगेगी, हमें समस्या होने लगेगी धूप में जाने में, तब वो पित्त पिघल के बढ़ने लगेगा और खास करके पित्त की समस्याएं उस समय पर होंगी। तो वहां पर ज्यादा मिर्च मसालेदार भोजन हमें बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो डेंगू की समस्या, जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट हमारे शरीर की ठंडी चीज है जो जमाने का काम करती है खून को, तो ऐसी ठंडी चीजों के जो प्रतीक रूप में जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं वो कम होने लग जाएंगे। जो नॉनवेज उस मौसम में खाते हैं बहुत ज्यादा, उनको खास करके डेंगू की समस्या या पित्त बढ़ के और किसी तरीके की समस्या होने की संभावना रहती है। तो इस मौसम में खास करके लहसुन, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, नमक का ज्यादा सेवन, लाल या हरी मिर्च का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। घी का सेवन करना चाहिए लेकिन कम मात्रा में, जितना वो पच सके। दूध का सेवन कम मात्रा में। पुराने अनाज का सेवन, चावल का सेवन हम कर सकते हैं, यानी ठंडी और पचने में आसान चीजों का सेवन इस मौसम में करना चाहिए। उड़द की दाल का सेवन सर्दी के मौसम के अलावा हम ना करें। कई बार हम दही बड़े खाते हैं, दही खुद भी गर्म है, कफ और पित्त बढ़ाता है, और उड़द की दाल भी कफ और पित्त बढ़ाती है। तो ऐसी चीजें भी विरुद्ध आहार में ही आती हैं जो एकदम से बहुत ज्यादा दोष बढ़ा दें। तो अगर किसी दूसरे मौसम में दही बड़े खाए भी हैं तो अगले 5-6 घंटे का हमें गैप देना है ताकि वो अच्छे से पच जाए। तो शरद ऋतु में दही का सेवन नहीं करना, उड़द की दाल का सेवन नहीं करना है। तो इन चीजों से हमें खास करके बचना है। मेरे ख्याल से सभी ऋतुओं को हमने समझ लिया है अच्छे से। ठंडे ठंडे मौसम से लेकर जो गर्म तक की या शरद ऋतु तक की जितनी भी ऋतुएं थी, क्योंकि इसके तुरंत बाद फिर से हेमंत ऋतु आ जाती है। अब इन मौसम में आयुर्वेदिक उपचार भी आप बीच बीच में ले सकते हैं। जैसे बसंत ऋतु में कफ बहुत बढ़ जाता है तो वमन कराया जाता है, लेकिन सभी के लिए नहीं। अगर आपने ऋतुचर्या का अच्छे से पालन किया, अगर आपका कफ नहीं बढ़ा तो आपको जरूरत नहीं है वमन की। आपने व्यायाम से इन सब चीजों से उस चीज को मैनेज कर लिया तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी भी कुछ प्रक्रियाएं आयुर्वेद में होती हैं। कुछ विरेचन कराया जाता है शरद ऋतु में। विरेचन पित्त को निकालने की प्रक्रिया है, तो शरद में पित्त बढ़ता है खास करके उसके लिए। लेकिन अगर आपने ऋतुचर्या पालन की तो उसकी जरूरत नहीं होगी। वर्षा ऋतु में वात बढ़ जाता है तो ऐसे में बस्ती एक उपचार होता है जो दिया जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। विषय बहुत बड़ा है, खैर इस पे बहुत लंबी चर्चा जा सकती है।
The first question was दूध और केला विरुद्ध आहार है? हाँ, इसका मैंने जवाब दिया था, बीच में पढ़ लिया था मैंने। दूध और केला विरुद्ध है, पर शेक की फॉर्म में अगर आप अच्छी भूख लगने पे खाएंगे तो समस्या नहीं है। जी मैम। हमारी तासीर कैसी है वो काम हम कैसे जान सकते हैं? कुछ खास लक्षणों से इनको पहचाना जाता है, जैसे वात के, पित्त के, कफ के। मोटे मोटे तौर पे मैं थोड़े लक्षण आपको बता देती हूँ, पर ये आप नहीं पहचान पाएंगे। आप अपने वैद्य से मिलें और वही आपको देख के ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। फिर भी थोड़ा आप अपना असेसमेंट कर सकें, उसके लिए पित्त, अगर आपकी तासीर पित्तज है तो आपको पसीना ज्यादा आएगा, आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। सर्दी से आपको उतनी समस्या नहीं होगी जितनी आपको गर्मी से समस्या होगी। आपकी भूख अच्छी होगी, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो लाइट होगा, मतलब शरीर में, त्वचा में गोरापन होगा पित्त के कारण। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं। कफ और दोष के भी मैं बता देती हूँ। कफज अगर प्रकृति हमारी है तो हमें भूख कम लगेगी, शरीर थोड़ा मोटापे वाला होगा, जिनको जल्दी फैट बढ़ जाता है, या जो आपने देखे होंगे बचपन से ही जिनको वेट ठीक ठाक रहता है, वो कफज प्रकृति के लोग होते हैं। वो अपने एक्टिविटीज को धीरे करते हैं, जैसे आप उनको कोई भी काम देंगे तो धीरे धीरे करेंगे। वो बहुत ज्यादा सोचते या चिंतन मनन नहीं करते, मतलब खुश ज्यादा रहते हैं, वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते किसी भी चीज का। कफ प्रकृति का ये स्वभाव है। पसीना उनको बहुत ज्यादा नहीं आएगा, ठीक ठीक पसीना आ सकता है। बाकी वात प्रकृति वाले जो होंगे उनके शरीर दुबले पतले होंगे, वो तेज तेज चलेंगे, बोलेंगे वो ज्यादा जल्दी जल्दी, उनकी आवाज में थोड़ा तीखापन होगा, विचार उनके दिमाग में बहुत ज्यादा आएंगे, नींद उनको कम आएगी। कफज वालों को नींद ज्यादा आएगी और वात वालों में पसीना ज्यादा नहीं आएगा। उनको गर्मी से ज्यादा समस्या सर्दी से होगी, गर्म चीजें उनको अच्छी लगेंगी। कफ वालों को भी गर्म चीजें अच्छी लगेंगी, पित्त वालों को ठंडी चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी, उनको प्यास ज्यादा लगेगी। तो कुछ थोड़े बहुत लक्षण ये हैं। ये इस पे एक अलग लेक्चर हो सकता है डिटेल में, पर थोड़ा मैंने किया। थैंक यू मैम। सुबह दूध में सूंठ, गंडोरा, तुलसी, पुदीना उबाल कर पी सकते हैं? नहीं पीना चाहिए अगर आप स्वस्थ हैं तो। शुरुआत हमें स्रोतोशोधक यानी हमारी बॉडी के चैनल्स को क्लीन कर सके, अग्नि को अच्छा करे, ऐसे यहाँ से शुरुआत करें। ओके मैम। मैडम ज्यादातर अभी चावल में बासमती चावल खाते हैं, तो क्या वो सही होता है, नॉर्मल चावल ही अच्छे रहते हैं? खा सकते हैं। आप ये ध्यान रखें कि वो पॉलिश्ड ना हो और उसको पूरा कूटा गया हो अच्छे से, व्हाइटिश हार्ड ही उसमें हो, ब्राउन टाइप का ना हो वो, तो खा सकते हैं भूख लगने पर, कोई समस्या नहीं। ओके मैम, थैंक यू। क्या हम दूध के साथ होली समय में खाने वाली खजूर खा सकते हैं? हाँ, दूध के साथ में खजूर खाने में कोई समस्या नहीं है, खा सकते हैं। रात के समय खा सकते हैं या जब सर्दी के मौसम में सबसे बढ़िया रहेगा। चावल में घी लेके खा सकते हैं? खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर के 2 से 3 चम्मच घी अगर स्वस्थ हैं तो सभी को खाना चाहिए। वात वालों को थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए घी, क्योंकि उनके शरीर में ड्राइनेस होती है, तो ज्यादा। कफ वाले थोड़ा कम खाएं। इस तरीके से युक्ति लगा के खाना चाहिए। वर्षा कौन सा काल होगा मैम? वर्षा बारिश का मौसम होगा। जैसे ही गर्मी के बाद बारिश शुरू हो जाएगी तो उसको हम पूरा वर्षा ऋतु, जब तक बारिश खत्म नहीं होती, सिर्फ बीच में बारिश वाले दिन नहीं, बारिश शुरू होने से लेके खत्म होने तक वर्षा ऋतु होगी। हाँ, लेकिन जिन दिनों में बारिश होगी उन दिनों में हमें खास करके वर्षा ऋतुचर्या का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ठंड में ज्यादा ना जाएं, हम लाइट डाइट लें, थोड़ी सी लिक्विड और थोड़ी नमकीन सी डाइट हम लें, ऑयल जिसमें हो। ओके मैम। रात में भिगोकर क्या रख सकते हैं जो सुबह खाने से फायदा हो? ये तो सबकी तासीर के अकॉर्डिंग होगा या आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग। अगर आप स्वस्थ हैं, मौसम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो थोड़ा सा आंवले भिगो के आप रख सकते हैं। आंवले, गिलोय, ये चीजें थोड़ी सेफ साइड वाली मेडिसिन हैं। खुद से कभी भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, कोई भी औषधि वैद्य के परामर्श से लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप पूछेंगे तो 3-4 आंवले भिगो के रात में और सुबह उसका पानी पी सकते हैं। ओके मैम। हाउ टू कंट्रोल द दोष? कफ दोष को कंट्रोल करने की 3-4 चीजें हैं कि हम उपवास करें, कम भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, उसमें मीठा बिल्कुल कम हो, कफ बढ़ाने वाली चीजें ना हो, जैसे दूध, घी, इनको हम कम करके थोड़ा लिक्विड और नमकीन सा भोजन हम ज्यादा करें।
तो हमारा कफ कंट्रोल में रहेगा। उपवास हम करें यानी दूसरे भोजन को हम तभी करें जब हमें अच्छी भूख लगे, और व्यायाम ज्यादा करें। ओके मैम, हाजमा अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? हाजमा अच्छा करने के लिए अगर आप दिनचर्या फॉलो करेंगे जो आज हमने डिस्कस करी, तो आपका हाजमा कब अच्छा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दिनचर्या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ, अगर हाजमे संबंधित कोई दिक्कत है जैसे एसिडिटी है या अग्नि मांदे जिसमें आप सौंफ चबा सकते हैं। सौंफ सबसे अच्छा अग्नि को बढ़ाने वाला चीज है। दिन में 3-4 बार सौंफ चबा सकते हैं अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो। बाकी व्यायाम करें, थोड़ा दिन में ना सोएं तो आपका हाजमा अच्छा हो जाएगा। ज्यादातर रात में नींद के टाइम 2 या 3 बार नींद खुल जाती है, तो क्या ये गलत है? उससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है मैम? प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नींद खुल रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई समस्या हो सकती है। या तो वातावरण ठंडा ना हो, ज्यादा यूरिनेशन की समस्या ना हो, या आप कफ काल में ना सोए हो, किसी तरीके की चिंता ना हो, तो उन फैक्टर्स को थोड़ा दूर किया जा सकता है आपकी एज को देखते हुए। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, आदान के वर्षा ऋतु काल क्वेश्चन मार्क, आदान के वर्षा ऋतु काल क्वेश्चन मार्क, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन पूछा है। आदान जो होगी वो वर्षा ऋतु नहीं होगी। आदान शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं आदान काल में आती है। वर्षा ऋतु विसर्ग काल की ऋतु हो जाती है। जी मैम, एंड लास्ट क्वेश्चन, त्रिदोष प्रकृति हो तो क्या ध्यान रखना चाहिए? त्रिदोष प्रकृति में दिनचर्या को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। समय पर उठना, व्यायाम करना, तीनों दोषों को बैलेंस में रखना है ना हमें। तो भोजन भी एकदम बैलेंस्ड फॉर्म में लेना, 6 रसों का सेवन जरूर करना। बस ये छोटी मोटी चीजें हम ध्यान रखेंगे। रात में समय पर सोना। Okay ma'am, and some useful books regarding Ayurveda ma'am. बुक्स तो जो चरक संहिता है, अष्टांग हृदय, ये सबसे अच्छी किताबें हैं। लेकिन इनमें जो हिस्सा है, जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम वाला हिस्सा है कि स्वस्थ ही कैसे रहा जाए, उसको एक सामान्य व्यक्ति के लिए पहचानना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको वैद्य मिल जाएं जो पढ़ा सकें तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो चरक संहिता या अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का कुछ हिस्सा आप पढ़ सकते हैं जिसमें स्वस्थ वृत्त का निर्देश है। जी मैम, क्वेश्चंस तो यहाँ पे खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।